नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस नए प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम आने वाली प्रारंभिक परीक्षा के लिए इकाई 10 की तैयारी कर रहे हैं, यूनिट 10 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। दोस्तों, क्लास को शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा और ईश्वर से यही प्रार्थना रहेगी कि आप सभी की जो मनोकामनाएं हैं वो पूरी हों और आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, आपका परिवार बहुत स्वस्थ रहे और सारी दुनिया में खुशियां आए। दोस्तों, आपको याद होगा कि अब तक की क्लासेस में सबसे पहले हमने आयोगों का सामान्य परिचय पढ़ा था, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ कमीशन डिस्कस किया था। इसके बाद अगली क्लास में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट हमने डिस्कस किया। फिर इसके बाद हमने राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को पढ़ा था, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब को पढ़ा था। उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक जितने भी टॉपिक आपने पढ़े हुए हैं लगातार आप उनका रिवीजन कर रहे होंगे। उससे भी इम्पॉर्टेंट जो सिनॉप्सिस हमने आपको प्रोवाइड किया है वो सिनॉप्सिस भी बहुत अच्छे तरीके से आप रिकॉल कर रहे होंगे। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं कि इस पूरी सीरीज में तभी इसका बेनिफिट उठा पाएंगे जब रिवीजन आप रेगुलर करें। और रिवीजन कैसे करना है, तो अभी मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया था कि आप रिवाइज कैसे करें, क्या तरीका होना चाहिए। तो मेक श्योर कि आप बार बार चीज़ों को रिवाइज करते रहें। तो देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। पर इस टॉपिक को शुरू करने से पहले, जैसा कि अब तक हम करते आए हैं, पिछले टॉपिक के लगभग 50 प्रश्नों को हम हल करेंगे, ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे और फिर अगले टॉपिक को पढ़ना शुरू करेंगे। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। उम्मीद करता हूँ कमेंट में आप आंसर करेंगे और सभी लोग मुझे अपना फाइनल रिजल्ट भी बताया करें कि सर इतने नंबर हमारे सही आए हैं, रिवीजन हो रहा है नहीं हो रहा है। प्रश्न लगाने से ना सिर्फ आपका रिवीजन होता है बल्कि आपका कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होता है कि जो हम पढ़ रहे हैं वो हमसे बन रहा है। ठीक है, चलिए पहला जो हमारा प्रश्न है दोस्तों, वो प्रश्न है पहला क्वेश्चन, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग की चर्चा भारतीय संविधान के किस भाग में की गई है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब इज डिस्कस्ड इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो उम्मीद करता हूँ सभी लोगों को पता होगा कि सर हमने पढ़ा है कि जो संविधान का भाग 16 है, पार्ट 16 है, जिसकी शुरुआत होती है अनुच्छेद 330 से और ये जाता है अनुच्छेद 342 ए तक। इसमें चर्चा की गई है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान, स्पेशल प्रोविजंस फॉर सर्टेन क्लासेस। इसी में जो अनुच्छेद 338 है, आर्टिकल 338 है, उसमें अनुसूचित जाति आयोग की चर्चा की गई है और जो 338 ए है उसमें अनुसूचित जनजाति आयोग की बात की गई है, शेड्यूल ट्राइब कमीशन की चर्चा की गई है। तो सही जवाब क्या होगा दोस्तों, भाग 16 पार्ट 16। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जाति और जनजाति आयुक्त की नियुक्ति का प्रावधान करता है। तो हमेशा बेसिक क्या होता है कि जो पूछा है उसको थोड़ा अंडरलाइन कर लीजिए। तो उसने पूछा है कि अनुसूचित जाति और जनजाति आयुक्त की नियुक्ति का प्रावधान कौन करता है, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द अपॉइंटमेंट ऑफ कमिश्नर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। तो याद आ रहा होगा हमें डिस्कस किया था कि सर जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस समय भारत के संविधान में जो अनुच्छेद 338 था उसकी भाषा इस प्रकार थी कि राष्ट्रपति अनुसूचित जाति और जनजाति के कल्याण के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति करेगा, एक स्पेशल ऑफिसर को अपॉइंट करेगा। और पहले स्पेशल ऑफिसर का नाम क्या था, LM श्रीकांत पहले विशेष अधिकारी का नाम था जिन्हें स्पेशल ऑफिसर या कमिश्नर के रूप में अपॉइंट किया गया था। तो इसका सही जवाब क्या होगा सर, इसका सही जवाब होगा ए, अनुच्छेद 338 आर्टिकल 338। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न, अनुसूचित जाति के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। द मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट कमीशन आर अपॉइंटेड बाय राष्ट्रपति,
प्रधानमंत्री, संसद, राज्यपाल। अब हम जानते हैं सर कि अनुसूचित जाति, यहां पर क्या पूछा, शेड्यूल कास्ट। तो आपको याद होगा हमने एक आर्टिकल पढ़ा था अनुच्छेद 338 का तीसरा हिस्सा, और इसमें लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति के द्वारा अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और मेंबर को अपॉइंट किया जाएगा। वहीं अनुसूचित जनजाति की बात करें तो यह अनुच्छेद में क्या जुड़ जाएगा, ए और जुड़ जाएगा, ए का तीसरा हिस्सा हो जाएगा, जिसमें लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति के द्वारा अनुसूचित जनजाति आयोग शेड्यूल ट्राइब कमीशन के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और मेंबर को अपॉइंट किया जाएगा। अगर ओबीसी के बारे में पूछें तो एक और आर्टिकल बदल जाएगा, क्या हो जाएगा, आर्टिकल 338 हो जाएगा, यहाँ बी और यहाँ पर 3, इस तरीके से चेंज हो जाएगा। और ओबीसी के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे। तो सही जवाब क्या है, यहाँ पर सही जवाब है सर ए, राष्ट्रपति। उम्मीद करता हूं कि सारी बातें रिकॉल कर पा रहे हैं, और ये वो टॉपिक है जो आज हमें पढ़ना है, तो ये टॉपिक भी आपका कंप्लीट होते जाएगा धीरे धीरे। कंपेयर करके पढ़ें, जब भी चीज़ों को पढ़ रहे हैं तो पुरानी चीज़ों को याद करो, उसके साथ एक लिंक बैठाने की कोशिश करो कि सर क्या कोई रिलेशन है, किसी तरीके से हम इनको रिलेट करके याद कर सकते हैं, तो चीज़ें और आसान हो जाती हैं याद करना। आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का स्वरूप है। व्हाट इज द नेचर ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब? संवैधानिक, गैर संवैधानिक, स्टैट्यूटरी, इनमें से कोई नहीं। कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, स्टैट्यूटरी, नन ऑफ द अबव। तो इसका जवाब क्या होगा, इसका जवाब होगा सर ए, संवैधानिक। क्यों? क्योंकि सर इसकी चर्चा संविधान के अनुच्छेद 338 ए में की गई है, बिकॉज इट इज डिफाइंड इन द आर्टिकल 338 ए ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसीलिए यह एक संवैधानिक आयोग है। अब इसी प्रश्न को मुश्किल कैसे बनाया जा सकता था? पहला ऑप्शन वो संवैधानिक देता और दूसरा ऑप्शन देता बहुसदस्यीय निकाय, मल्टी मेंबर बॉडी। तो जवाब क्या होता? तब जवाब होता बोथ ए एंड बी, ए तथा बी दोनों। ओके, तो इस तरह से ना प्रश्न बदल जाते हैं, तो इन चीजों का भी आपने। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन हुआ है? अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब एस्टैब्लिश? सर हमने अभी डिस्कस किया कि इसे बनाया गया है अनुच्छेद 338 ए के द्वारा। तो सही जवाब क्या होगा? 338 बी नहीं, ये नहीं है, ये भी नहीं है। इसका सही जवाब है सी, आर्टिकल 338 ए, 338 का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कहां राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का मुख्यालय स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब लोकेटेड? नई दिल्ली। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की सेवा शर्तों तथा पदावधि का निर्धारण करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस द सर्विस कंडीशन एंड टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब? तो याद कीजिए हमने एक आर्टिकल पढ़ा था अनुच्छेद 338 ए का दूसरा हिस्सा। अब इस अनुच्छेद 338 ए 2 में आर्टिकल 338 सब क्लॉज ए, सब क्लॉज 2, इसमें दो बातें थी दोस्तों। एक तो इसमें संरचना की बात की गई थी, एक तो इसमें स्ट्रक्चर को डिफाइन किया गया था और बताया गया था कि एक चेयरमैन, एक वाइस चेयरमैन और 3 मेंबर होंगे। वहीं यहाँ पर एक और बात लिखी हुई थी कि जो भी सेवा शर्तें और पदावधि होगी, जो भी टर्म ऑफ ऑफिस और टेन्योर होगा, वो सारी चीजें राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित की जाएंगी, प्रेसिडेंट के द्वारा डिसाइड की जाएंगी। और राष्ट्रपति ने 2004 में इसके लिए नियम बनाया और बताया कि पदावधि कितने सालों की होगी? 3 साल की।
रेजिग्नेशन किसे देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। और रिमूव भी कौन करेगा? तो वो भी राष्ट्रपति ही करेंगे। हटाने का अधिकार भी किसको है? राष्ट्रपति को है। अब ये सारे प्रश्न ना अभी तक जो हमने पढ़े हैं, ये सारे प्रश्न आप सिनॉप्सिस से हल कर सकते हो अगर एक बार आप उसे ध्यान से पढ़ो। तो देखो सिनॉप्सिस में हमने यहाँ पर लिखा हुआ था कि राष्ट्रपति कौन कौन से काम करता है और सारी चीजों को एक जगह डिफाइन किया हुआ था। अब सिनॉप्सिस अगर आपने बनाया ही नहीं कॉपी में तो फिर मैं उसके लिए कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि सिनॉप्सिस को खुद बनाइए। मैंने उसका पीडीएफ शेयर किया है जो बहुत जूम हो जाता है, कोई इशू नहीं है। आप बैठिए आराम से, समय लीजिए, 2 पेजों में भी बनेगा तब भी अच्छा है, पर सिनॉप्सिस जरूर बनाइए, वो बहुत काम आएगा आपके दोस्तों। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो चाहे चेयरमैन हो, चाहे वाइस चेयरमैन हो और चाहे मेंबर हो, सभी का कार्यकाल कितना होता है? 3 साल। और इसके बारे में हम जानते हैं कि ये बात संविधान में नहीं लिखी हुई है। इसके लिए 2004 में एक नियम बनाया गया राष्ट्रपति के द्वारा और उसी में ये लिखा हुआ है कि 3 साल का कार्यकाल होगा और अधिकतम 2 कार्यकाल दिए जाएंगे, मैक्सिमम 2 टर्म को सर्व किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का क्षेत्रीय कार्यालय मध्य प्रदेश में कहाँ है? वेयर इज द रीजनल ऑफिस ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब इन एमपी? याद करेंगे दोस्तों, हमने एक मैप से द्वारा डिस्कस किया था कि जो अनुसूचित जनजाति आयोग है इसका मुख्यालय कहाँ पर है? दिल्ली में है, लेकिन उसके अलावा 6 क्षेत्रीय मुख्यालय भी है, 6 रीजनल ऑफिस भी है, जिसमें से पहला है राजस्थान में, मतलब पहला दूसरा नहीं, क्रम से हमने याद किया था। राजस्थान के बाद एमपी, एमपी के बाद हमने देखा था छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ के बाद आप आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो अपना ये झारखंड में है, झारखंड के अलावा मेघालय में है और मेघालय के अलावा उड़ीसा में है। राजस्थान का कार्यालय कहाँ पर है? राजस्थान की राजधानी जयपुर, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, झारखंड की राजधानी रांची, मेघालय की शिलोंग और उड़ीसा की भुवनेश्वर। तो ये कितने कार्यालय हैं? 6। तो मध्य प्रदेश का कार्यालय कहाँ पर है? भोपाल में है। उम्मीद करता हूं कि वो मैप आपको याद होगा जो हमने मैप के द्वारा डिस्कस किया था। तो 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, 6 रीजनल ऑफिस हैं अनुसूचित जनजाति आयोग के, शेड्यूल्ड ट्राइब कमीशन के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में अध्यक्ष एवं सदस्यों की संख्या है। व्हाट इज द नंबर ऑफ चेयरमैन एंड मेंबर्स इन द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब? क्या संख्या है? अभी डिस्कस किया है हमने कि सर एक अध्यक्ष होते हैं और 4 सदस्य। अब इसमें भी ना सही आंसर इसका ये हो जाएगा, ओके इसमें ऑप्शंस गलत हो गए हैं। अध्यक्ष और सदस्यों की संख्या पूछा है तो 1 अध्यक्ष और 3 सदस्य। सिर्फ उसने अध्यक्ष और सदस्यों की संख्या को पूछा है, इसलिए अगर वो पूरी संरचना पूछता तो 1 अध्यक्ष होता, 1 उपाध्यक्ष और 3 सदस्य होते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का प्रथम अध्यक्ष है? हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब? वीवी गिरी, कुंवर सिंह टेकाम, जेएस वर्मा, एचएल दत्तू। तो सर हमने डिस्कस किया था कि जो कुंवर सिंह टेकाम है वो आयोग के पहले अध्यक्ष हैं। याद है वो स्लाइड जिसमें हमने लिखा हुआ था कि 19 फरवरी 2004 कौन सा संविधान संशोधन हुआ? 89th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ और इसके द्वारा 2 आयोग बने। अनुच्छेद 338 में कौन सा आयोग बना? शेड्यूल कास्ट कमीशन। 338 ए के द्वारा कौन सा आयोग बना? शेड्यूल ट्राइब कमीशन। शेड्यूल कास्ट के पहले अध्यक्ष सूरज भान और शेड्यूल ट्राइब के पहले अध्यक्ष कुंवर सिंह टेकाम। तो ये हमें पूरी स्लाइड याद रखना है। इस स्लाइड को अगर हम याद रखेंगे तो हमें सारी चीजें बहुत अच्छे से याद रहेंगी। ठीक है,
अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न में कंफ्यूज मत होना, मैं फिर से बता दूं कि यहाँ अध्यक्ष और सदस्यों की संख्या पूछी थी, उसने पूरी संरचना नहीं पूछी, उसने कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं पूछा, इसीलिए इसका जवाब ए है। अगर पूरी संरचना पूछता तो एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य होते। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत करता है? टू whom does the National Commission for Scheduled Tribe present its annual report? याद कीजिए, प्रोसेस चलनी चाहिए दिमाग में, पूरे आर्टिकल दौड़ने चाहिए कि सर हमने डिस्कस किया था। एक आर्टिकल है अनुच्छेद 338 ए का 6वां हिस्सा, जिसमें यह लिखा हुआ है कि आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को देगा और राष्ट्रपति इसे कहां पर प्रस्तुत करेंगे? तो वह इसे संसद में प्रस्तुत करेंगे, वह इसे पार्लियामेंट में पेश करेंगे। वहीं 338A7 में यह लिखा हुआ है कि अगर रिपोर्ट का संबंध किसी राज्य से है तो उसकी एक कॉपी, उसकी एक प्रति कहां पर भेजी जाएगी? राज्यपाल के पास भेजी जाएगी और राज्यपाल उसे कहां पेश करेंगे? तो संसद में पेश करेंगे, पार्लियामेंट में पेश, सॉरी, राज्य विधानमंडल में पेश करेंगे, स्टेट लेजिस्लेशन में प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो सही जवाब क्या होगा? सी, राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंपते हैं, प्रेसिडेंट को अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं। प्रोसेस इंपॉर्टेंट है कि दिमाग में सारी चीजें घूम जाएं कि सर हमने इस तरीके से चीजों को पढ़ा था, और जब प्रश्न देखो तो वो सारी चीजें याद आ जाएं। इससे प्रश्न में ना कंफ्यूजन की गुंजाइश नहीं बचती और बहुत अच्छे तरीके से हम सही जवाब तक पहुंचते हैं, राइट आंसर तक पहुंचते हैं। ठीक है, अगला जो प्रश्न है देखते हैं। भारत में पहली बार अनुसूचित जनजाति शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया? वेयर वॉज द टर्म शेड्यूल्ड ट्राइब यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया? भारत परिषद अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935, चार्टर एक्ट 1813, नन ऑफ द अबव। तो इसका सही जवाब होगा भारत शासन अधिनियम 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। आपको याद होगा हमने अनुसूचित जाति के बारे में पढ़ा था कि शेड्यूल कास्ट जो वर्ड है वो पहली बार साइमन कमीशन ने यूज किया था, लेकिन भारत में शेड्यूल कास्ट वर्ड को ऑफिशियली पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में यूज किया गया था। ठीक उसी तरह जो शेड्यूल ट्राइब वर्ड है वो ऑफिशियली पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में इस्तेमाल किया गया। तो याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहां से भी प्रश्न बन सकता है। आगे बढ़ें अगले प्रश्न की ओर। अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और विकास के कार्यों को गति देने के लिए किस वर्ष नए जनजातीय मंत्रालय की स्थापना की गई? याद आ रहा है, सिनॉप्सिस में लिखा हुआ है। In which year a new tribal ministry was established to accelerate the work of welfare and development of scheduled ट्राइब? तो याद करेंगे दोस्तों कि 1999 में 1999 में एक अलग मंत्रालय बनाया गया, जनजाति विकास कल्याण मंत्रालय, ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्ट्री। ठीक है, तो सही जवाब क्या होगा दोस्तों? डी, वर्ष 1999, 1999। ऑप्शन देखे बिना अगर आप उत्तर को निकाल लेते हैं ना तो अगेन क्लियरिटी बहुत रहती है। कई बार आपने देखा होगा ना कि हम बेसिक क्वेश्चन में भी कंफ्यूज हो जाते हैं। हमारी प्रॉब्लम यह है कि जैसे ही हम क्वेश्चन देखते हैं तुरंत ऑप्शन देखने लगते हैं। पहले आप ट्रस्ट कीजिए, जो प्रश्न आया है अगर आपने पढ़ा हुआ है तो पहले उसका आंसर निकालिए, फिर आप ऑप्शन को देखिए, तो फिर आपको ऑप्शन कंफ्यूज नहीं करेंगे, फिर आपके दिमाग में क्लैरिटी रहेगी। ठीक है, लेकिन ऑप्शन देखना है, ऐसा नहीं कि ऑप्शन ही नहीं देखा और जो आया वही लगा दिया। ऑप्शन जरूर देखना है, पर पहले दिमाग में प्रोसेस करके एक बेसिक आंसर तो निकाल लो कि ये चीज है, फिर ऑप्शन देखो और फिर सही उत्तर को टिक करो। ठीक है, समय दो, 1 मिनट का समय एक प्रश्न को दिया जा सकता है, या मैं कहूँ 40-45 सेकंड दिए जा सकते हैं। हमारी आदत हो गई कि 5 सेकंड में ही प्रश्न को हल करके आगे बढ़ जाना है, तो एग्जाम में गलतियां हो जाती हैं। यहाँ तो आपके पास बहुत सारे मौके हैं, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, पर एग्जाम तो फाइनल है ना दोस्तों। तो ध्यान रखेंगे, अपने तरीकों को बदलिए। ठीक है, पेपर में जिस प्रकार से आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं उन तरीकों पर भी मेहनत कीजिए और देखिए यहाँ पर ये गलतियां कैसे हो रही हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं
अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के वेतन निम्न में से किसके समान होते हैं? द सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ कमीशन आर इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो याद करेंगे दोस्तों, हमने जब सेवा शर्तें पढ़ी थी जो कि राष्ट्रपति ने डिसाइड की है, तो उसी में लिखा हुआ है कि सभी का जो वेतन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी के इक्विवेलेंट होगा, वो भारत सरकार के सचिव के बराबर होगा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ए, भारत सरकार के सचिव के स्तर का, सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्लियर है? याद है कहाँ पढ़ा था हमने? तो सेवा शर्तों में पढ़ा था, टर्म एंड कंडीशन में हमने इस टॉपिक को डिस्कस किया था। आगे बढ़ें दोस्तों, अगला है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष का दर्जा किसके समान होता है? स्टेटस ऑफ द चेयरमैन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब कमीशन इज इक्विवेलेंट टू। अगेन सिनॉप्सिस याद कीजिए, जहां लिखा हुआ है चेयरमैन, इसको कैबिनेट मिनिस्टर के समान दर्जा मिलता है। फिर लिखा हुआ है वाइस चेयरमैन, और वाइस चेयरमैन को हमेशा मिनिस्टर ऑफ स्टेट के इक्विवेलेंट दर्जा मिलता है। और जो मेंबर सदस्य होते हैं उन्हें भारत सरकार के सचिव के स्तर का दर्जा मिलता है, उन्हें सेक्रेटरी के लेवल का दर्जा मिलता है। तो अब सही जवाब क्या होगा कि चेयरमैन को भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा मिलता है। तो जवाब क्या हो जाएगा? सी। ये सिनॉप्सिस में बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है। अच्छी बात यह है कि ये बहुत सारी बातें ना शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी कमीशन तीनों के लिए एक समान है, इसीलिए इसमें बहुत परेशान नहीं होना पड़ेगा आपको। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कहां राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, इसको अंडरलाइन करेंगे जब भी ऐसी चीजें आएंगी, इज नॉट अ रीजनल ऑफिस ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। देख लीजिए, जयपुर में बिल्कुल है सर, मैप से याद किया था, रायपुर में है, शिलोंग में है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में नहीं है। तो सही जवाब क्या होगा? बी, हिमाचल में नहीं है, 6 जगह पर है, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, झारखंड में और मेघालय में। ये 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, 6 रीजनल ऑफिसेस दिए गए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं? जवाब होगा 6, अभी अभी डिस्कस किया। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार आयोग का अध्यक्ष रहा है? हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन द चेयरमैन ऑफ कमीशन 2 consecutive टर्म? कौन रहा है? याद कर रहे होंगे, रामेश्वर उरांव, कुंवर सिंह टेकाम, उर्मिला सिंह, नंद कुमार साई। देखिए ये पहले थे, फर्स्ट, ये पहली और एकमात्र महिला है। लेकिन जो रामेश्वर उरांव है ये 2 बार अध्यक्ष रहे हैं, ये 2 बार चेयरमैन रहे हैं दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, किसी जाति या जनजाति को अनुसूचित जाति तथा जनजाति घोषित करने की शक्ति किसको दी गई है? The Constitution authority empowered to declare any caste and tribe as scheduled caste and scheduled tribe। याद कीजिए, हमने आर्टिकल पढ़े थे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल। एक हमने कौन सा पढ़ा था दोस्तों? 341, और एक हमने पढ़ा था 342। 341 में लिखा हुआ है कि जो राष्ट्रपति हैं वो किसी जाति को अनुसूचित जाति नोटिफाई कर सकते हैं, शेड्यूल कास्ट नोटिफाई कर सकते हैं। और 342 में लिखा हुआ है कि जो राष्ट्रपति हैं वो किसी जाति को अनुसूचित जनजाति घोषित कर सकते हैं, शेड्यूल ट्राइब नोटिफाई कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? बी, राष्ट्रपति। लेकिन एक बार जब वो लिस्ट निकाल दी जाती है तो अगर उस लिस्ट में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना है, कोई भी चेंज करना है, तो वह परिवर्तन सिर्फ और सिर्फ संसद के द्वारा किया जाएगा, पार्लियामेंट के द्वारा वो चेंजेस किए जाएंगे। ये भी आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद देखें, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का वर्तमान अध्यक्ष है? हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब? जवाब क्या होगा सर? सी, हर्ष चौहान जी वर्तमान अध्यक्ष हैं। और ये कहां से आते हैं सर? ये इंदौर से बिलोंग करते हैं, ये मध्य प्रदेश के इंदौर से
आते हैं। आगे बढ़े। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के पहले अध्यक्ष कुंवर सिंह टेकाम मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित हैं? कुंवर सिंह टेकाम, द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ कमीशन, इज एसोसिएटेड विद विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश? रायसेन, सीधी, राजगढ़, जबलपुर। तो इसका जवाब है बी, ये सीधी से संबंधित है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये नया फैक्ट है इसीलिए आप इसे याद रखेंगे कि इनका संबंध सीधी जिले से है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को निम्नलिखित में से किस न्यायालय की शक्तियां प्राप्त हैं? द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब हैज द पावर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट? याद करेंगे दिमाग में कि सर हमने एक आर्टिकल पढ़ा था अनुच्छेद 338 ए का 8वां हिस्सा, और इसमें ये लिखा हुआ था कि सर जो कमीशन है शेड्यूल्ड ट्राइब, सिविल कोर्ट की पावर होंगी, सिविल न्यायालय की शक्तियां होंगी। और सिविल कोर्ट की पावर का मतलब यह है कि आप किसी को दंड नहीं दे सकते, मतलब आप किसी को भी जेल नहीं भेज सकते, लेकिन आप आर्थिक जुर्माना लगा सकते हैं। उसके अलावा आप किसी को भी समन कर सकते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट मंगा सकते हैं। ये सारी पावर दी गई है शेड्यूल्ड ट्राइब कमीशन को अंडर द आर्टिकल 338A8। ठीक है, 338A8 में। ठीक है, इसके बाद अगला जो प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष के बारे में सही है? तो पहले इनको अंडरलाइन करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट अबाउट द चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब? देखते हैं क्या जवाब दिए गए हैं। वह प्रसिद्ध सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता हो, बिल्कुल सही है, लिखा हुआ है। ये संविधान में नहीं लिखा है, 2004 में जो नियम बनाए गए उन नियमों में योग्यता लिखी गई है। तो पहला तो बिल्कुल सही है, ही शुड बी अ फेमस सोशल एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट। ठीक है, 3 वर्ष के लिए नियुक्त होता है, ये भी सही है, वो 3 ईयर के लिए अपॉइंट होता है। अनुसूचित जनजाति का सदस्य होना चाहिए, यह भी बिल्कुल सही है। हमने डिस्कस किया था कि जो चेयरमैन है वो हमेशा अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति होगा, और बाकी के जो 4 लोग बचे, जिसमें उपाध्यक्ष और 3 सदस्य शामिल हैं, जिसमें वाइस चेयरमैन और 3 मेंबर शामिल हैं, उसमें कम से कम 2 लोग कहां से होने चाहिए? अनुसूचित जनजाति से होने चाहिए, शेड्यूल्ड ट्राइब से होने चाहिए। तो इसका सही जवाब क्या होगा? डी, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, एक सेकंड दीजिए, मैं पानी पी लूं, फिर आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हर्ष चौहान का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? तो अभी हमने डिस्कस किया, सही जवाब क्या होगा? ए, इंदौर से इनका संबंध है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब? राष्ट्रपति को जनजातियों के अधिकारों और विकास के बारे में रिपोर्ट देना, टू रिपोर्ट एनुअली टू द प्रेसिडेंट अबाउट राइट्स एंड डेवलपमेंट ऑफ द ट्राइब, बिल्कुल सही है। कार्यों की चर्चा कहाँ की गई है? तो अनुच्छेद 338A के 5वें हिस्से में कार्यों की चर्चा की गई है। दूसरा, अनुसूचित जनजातियों के हितों का उल्लंघन करने वाले किसी मामले की जांच करना, टू इंक्वायरी इनटू एनी मैटर कॉन्फ्लिक्टिंग विद द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब, ये भी बिल्कुल सही है। अनुसूचित जनजाति को मिले अधिकारों से संबंधित विशेष शिकायतों की जांच करना, ये भी बिल्कुल सही है। तो जवाब क्या होगा? डी, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? अच्छा प्रश्न है ये। एमपी स्टेट शेड्यूल्ड ट्राइब कमीशन एक्ट पास्ड इन दी विच ईयर? तो याद रखेंगे दोस्तों, 1995 में 1995 में ही शेड्यूल कास्ट अधिनियम पारित किया गया, 1995 में ही शेड्यूल ट्राइब अधिनियम पारित किया गया, और इन दोनों अधिनियमों के द्वारा भारत में अनुसूचित जाति मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग बनाए गए, एमपी में शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट कमीशनों को बनाया गया। तो सही जवाब क्या होगा? ए, 1995
मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग में अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य हैं? हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इंक्लूडिंग द चेयरमैन ऑफ एमपी स्टेट शेड्यूल्ड ट्राइब कमीशन। तो हमने डिस्कस किया था कि एक अध्यक्ष और 2 अशासकीय सदस्य, एक चेयरमैन और 2 नॉन ऑफिशियल मेंबर। तो सही जवाब क्या होगा सर? कुल 3। बी इसका सही जवाब होगा। याद आ रहा होगा सारी चीजें। और एमपी स्टेट कमीशन के बारे में यह भी डिस्कस किया था कि यहाँ पर सारे काम राज्य सरकार के द्वारा किए जाते हैं, सारे काम यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? हु अपॉइंट्स द चेयरमैन ऑफ एमपी स्टेट शेड्यूल्ड ट्राइब कमीशन। तो अभी हमने बताया कि सारे काम यहाँ पर राज्य सरकार के द्वारा किए जाते हैं, सारे काम यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि कितनी होती है? जो एमपी का शेड्यूल ट्राइब कमीशन है उसके मेंबर और चेयरमैन का टेन्योर कितना होता है? तो ये 3 सालों का होता है दोस्तों। तो सही जवाब क्या होगा? डी, 3 इयर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? हु अपॉइंट्स द मेंबर ऑफ द एमपी शेड्यूल्ड ट्राइब कमीशन। कौन इनकी नियुक्ति करता है? तो ये हमने अभी आपको बताया कि जब ये बात आएगी तो ये सारे काम राज्य सरकार के द्वारा किए जाएंगे, सारे काम स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किए जाएंगे। मध्य प्रदेश आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं? ये अपना रेजिग्नेशन किसे देते हैं? तो वही मैंने बताया कि सारे काम कौन करेगा? राज्य सरकार। तो सही जवाब क्या होगा? बी, स्टेट गवर्नमेंट को ही रेजिग्नेशन देते हैं, स्टेट गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है, वही इनकी टर्म एंड कंडीशन को फिक्स करती है और वही उन्हें हटाती है, वही उन्हें रिमूव करती है। ओके, मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को हटाने का अधिकार किसके पास है? तो इसका जवाब भी होगा राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट। आगे बढ़े, मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग जनजाति आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन तो एनुअल रिपोर्ट भी किसे सबमिट करेंगे? राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट। बहुत आसान है ये याद करना। मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग को निम्नलिखित में से किस न्यायालय की शक्तियां मिली हुई हैं? द एमपी स्टेट शेड्यूल्ड ट्राइब कमीशन हैज द पावर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट। तो सही जवाब क्या होगा? सिविल न्यायालय की शक्तियां मिली हुई हैं, सिविल कोर्ट की पावर मिली हुई है दोस्तों। मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम की स्थापना, अभी अच्छे प्रश्न है। ये हमने बताया था आपको, जो अन्य तथ्य दिए हुए थे, अदर फैक्ट दिए हुए थे, वहां से ये प्रश्न पूछे गए और ये काफी अच्छे प्रश्न हैं। When was the MP Tribal Finance and Development Corporation established? तो याद रखेंगे दोस्तों, इसकी स्थापना 29 सितंबर 1994 को हुई थी। 29 सितंबर 1994 को ये एस्टैब्लिश हुआ था। अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए फाइनेंस की व्यवस्था की जाती है कॉर्पोरेशन सोसाइटी के द्वारा। ये सारा काम इस आयोग के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न जो है दोस्तों, मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम की स्थापना कंपनी अधिनियम 1956 की किस धारा के तहत की गई? तो जवाब होगा धारा 25 सेक्शन 25। मध्य प्रदेश आदिम जाति मंत्रणा परिषद का पुनर्गठन, देखिए एस्टेब्लिशमेंट नहीं पूछा, पुनर्गठन पूछा। When was the मध्य प्रदेश ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल रिकॉन्स्टिट्यूटेड? तो ये हमने आपको बताया था कि सर ये सितंबर 2014 में हुआ था, सितंबर 2014 में हुआ था। ये अच्छा प्रश्न है, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? Which of the following statement is true or correct about the National Commission for Scheduled Tribe? आयोग को सिविल न्यायालय के समान शक्तियां प्राप्त हैं, बिल्कुल सही है। आयोग आंग्ल भारतीय समुदाय के संवैधानिक संरक्षण के संबंध में जांच करेगा और केंद्र सरकार को रिपोर्ट भेजेगा। आप बताइए ये सही है या गलत?
ऑप्शन आंसर बताएं, दूसरा स्टेटमेंट सही है या गलत है दोस्तों, याद कीजिए चीजों को। बहुत बढ़िया सर, ये स्टेटमेंट गलत है। गलत क्यों है? गलत इसलिए है सर क्योंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एंग्लो इंडियन के लिए कार्य करता है, ना कि जनजाति आयोग। सर, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट वर्क फॉर द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, नॉट नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। याद होगा हमने पढ़ा था कि जब हम राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग पढ़ते हैं तो उसमें 10 उपभाग हैं, उसमें 10 सब क्लॉज हैं, और जो 10वां उपभाग है या 10वां सब क्लॉज है उसी में ये लिखा हुआ है कि शेड्यूल कास्ट कमीशन विल वर्क फॉर द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी एज वेल। पर जब हम ओबीसी या शेड्यूल ट्राइब कमीशन पढ़ते हैं तो उसमें 9 उपखंड दिए गए हैं, सिर्फ 9 सब क्लॉज दिए गए हैं, क्योंकि 10वें की बात होनी ही नहीं है यहाँ पर। तो इसका सही जवाब, ये गलत स्टेटमेंट है, तो सही जवाब क्या होगा? ए, केवल एक सही है, ओनली 1। आगे बढ़े। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को शक्तियां प्राप्त हैं। द नेशनल शेड्यूल ट्राइब कमीशन हैज गॉट द पावर। जांच करने की शक्ति बिल्कुल है। दस्तावेज की खोज और प्राप्ति का आदेश बिल्कुल दे सकता है। शपथ पत्र पर हस्ताक्षर बिल्कुल। तो सही जवाब क्या होगा? डी, 1, 2 और 3। और ये सारी शक्तियां कौन सा अनुच्छेद देता है? तो अनुच्छेद 338A 8, इसमें लिखा हुआ है कि सिविल कोर्ट की पावर होंगी, सिविल न्यायालय की शक्तियां होंगी। तो ये आर्टिकल सारी शक्तियां प्रदान करता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ें। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट द चेयरमैन ऑफ द कमीशन। चलिए विचार करने को बोला है, विचार करने लगते हैं दोस्तों। पहला, नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, बिल्कुल सही है। केंद्रीय कैबिनेट के समान दर्जा मिलता है, इक्विवेलेंट टू यूनियन कैबिनेट मिनिस्ट्री, बिल्कुल सही है। अनुसूचित जनजाति सदस्य के साथ राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत रहा हो, बिल्कुल सही है। तो सही जवाब क्या होगा दोस्तों? डी, सारे कथन सत्य हैं, ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ये इसका सही जवाब होगा। ठीक, वार्षिक रिपोर्ट में किसी राज्य से संबंधित अनुशंसाएं हो तो आयोग इस रिपोर्ट की एक प्रति किसे भेजता है? तो आयोग इस रिपोर्ट की एक कॉपी राज्य के राज्यपाल को भेजता है, स्टेट के गवर्नर को भेजता है, और राज्यपाल इसे कहां पर पेश करते हैं? राज्य विधानमंडल में पेश करते हैं, स्टेट लेजिस्लेशन में इसे प्रेजेंट करते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष होना चाहिए। द चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब शुड बी अनुसूचित जाति का सदस्य, मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट। अब देखिए जनजाति की बात की गई तो ये तो नहीं होगा। राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता, बिल्कुल सही है। अनुसूचित जनजाति का सदस्य, बिल्कुल सही है। तो इसका स्टेटमेंट होना चाहिए सी। एक्चुअली ये ऊपर नीचे हो गए स्टेटमेंट, ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट होंगे, ये मैं सही कर दूंगा दोस्तों। तो जवाब क्या होगा? उपरोक्त दोनों, मतलब ये और ये वाला ऑप्शन। ठीक है, सी, बी एंड डी बोथ। ठीक, अगला प्रश्न। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष को अपने पद पर कितनी बार नियुक्त किया जा सकता है? तो अधिकतम 2 बार, मैक्सिमम 2 टर्म के लिए वो सर्व कर सकते हैं, इसके बाद नहीं। क्योंकि ये बात कहाँ लिखी गई है? उन्हीं नियमों में लिखी गई है जो 2004 में राष्ट्रपति के द्वारा बनाए गए थे कि 3 साल की पदावधि होगी और अधिकतम 2 कार्यकाल मिलेंगे, मैक्सिमम 2 टर्म सर्व करने के लिए मिलेंगे। ठीक, अगला प्रश्न है, अनुसूचित जनजाति आयोग की संरचना में सुमेलित है। द कंपोजिशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब कमीशन इज मैच्ड विद। अध्यक्ष राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त, गलत। चेयरमैन को मिनिस्टर ऑफ स्टेट का स्टेटस नहीं मिलता, कैबिनेट मिनिस्टर का मिलता है। उपाध्यक्ष कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त, ये भी गलत। सदस्य भारत सरकार के सचिव के समकक्ष, ये बिल्कुल सही, ये हमने कम्युनिटी पोस्ट में भी डाला था, सी सही जवाब होगा। ठीक है, सी। ओके, देखिए कम्युनिटी पोस्ट में ना मैं काफ़ी सारी चीज़ें अपडेट कर रहा हूँ, जैसे बहुत सारे कोटेशन अपडेट कर रहे हैं। इन कोटेशन को आप हमेशा याद रखिए, क्योंकि जब भी आप ऐसे राइटिंग करते हैं तो पता नहीं कौन सा कोटेशन कहाँ आपको काम आ जाए, और अल्टीमेटली उसका एक सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि थोड़ा सा आपको मोटिवेशन भी मिलता रहे। दैट्स आई एम ट्राइंग कि बहुत अच्छे अच्छे कोट्स आपके लिए लेकर के आऊँ। हिंदी के बहुत अच्छी अच्छी कविताएँ भी हम अभी डालेंगे उसमें, तो लगातार उसमें बने रहिए, सीखते रहिए, जो अच्छा लगे उसको लिखिए,
ठीक है, और सीखिए उन सभी चीजों से। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की वार्षिक रिपोर्ट के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द एनुअल रिपोर्ट ऑफ कमीशन? वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जाती है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद के समक्ष रखता है, बिल्कुल सही है। रिपोर्ट में दी गई सलाह मानने के लिए संसद बाध्य है। हमने चिल्ला चिल्ला कर आपको बताया था कि ऐसा नहीं है। ये चाहे ओबीसी कमीशन हो, शेड्यूल कास्ट कमीशन हो, शेड्यूल ट्राइब कमीशन हो, किसी की रिपोर्ट भी बाध्यकारी नहीं होती। हाँ, ये बात जरूर है कि अगर आपने सलाह नहीं मानी है तो आपको ये बताना पड़ेगा, ये आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि क्यों आपने सलाह नहीं मानी, क्या इसका बड़ा कारण रहा, ये आपको लिखित में जरूर बताना पड़ेगा, पर बाध्यकारी नहीं है। और जब आप मुख्य परीक्षा में इन आयोगों के बारे में लिखते हैं तो वहाँ आलोचना पूछी जाती है कि समस्या क्या है। तो समस्या यही है दोस्तों कि ये बाध्यकारी नहीं है, जिस वजह से ये जो बातें बताते हैं, ये सजेशंस देते हैं, उनका बहुत बड़ा प्रभाव या इम्पैक्ट नहीं रह पाता। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ें। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष पद पर आसीन रहा है। हैज बीन होल्डिंग द पोस्ट ऑफ चेयरमैन कुंवर सिंह टेकाम, बिल्कुल रहे हैं पहले अध्यक्ष। उर्मिला सिंह पहली एकमात्र महिला अध्यक्ष हैं। रामेश्वर ओरांग और नंद कुमार साई सभी अध्यक्ष रहे हैं, इसलिए जवाब क्या होगा? डी, उपरोक्त सभी। और अभी कौन है? हर्ष चौहान जी हैं, जो इंदौर से आते हैं, इंदौर से बिलोंग करते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के अध्यक्ष 2 बार बन चुके हैं। तो ये हमने डिस्कस कर लिया था कि रामेश्वर ओरांग जी 2 बार अध्यक्ष बन चुके हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग किस मंत्रालय के अधीन है? नेशनल शेड्यूल ट्राइब कमीशन इज अंडर विच मिनिस्ट्री? तो सब जवाब क्या होगा? जनजाति मामलों के मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। कब बनी थी? याद करेंगे कि 1999 में बनी हुई थी, 1999 में इस मंत्रालय को बनाया हुआ था। अनुसूचित जनजाति आयोग के कार्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? इन विच आर्टिकल द फंक्शन ऑफ शेड्यूल ट्राइब कमीशन आर डिस्क्राइब्ड? तो जवाब क्या होगा? याद कीजिए, हमने पढ़ा है कि 338A का जो 5वां हिस्सा है वहां पर इसे डिफाइन किया गया है, 5th पार्ट में इसे डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो जवाब क्या होगा? डी, अनुच्छेद 338 के 5वें हिस्से में डिफाइन किया गया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन रही हैं? प्रथम या एकमात्र, दोनों स्टेटमेंट सही होंगे क्योंकि उसके बाद महिला अध्यक्ष नहीं बनी। तो इसका सही जवाब है उर्मिला सिंह जी, वो पहली और एकमात्र महिला अध्यक्ष हैं, उसके बाद महिला अध्यक्ष नहीं बना है। आप मुझे कमेंट करके ये बताइए, ये इंपॉर्टेंट है जो मैं बोलने जा रहा हूँ, कि कब अध्यक्ष बनी और इनका कार्यकाल कितना रहा। देखो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये प्रश्न आ सकता है क्योंकि ये एकमात्र महिला अध्यक्ष रही हैं, तो ये पूछा जा सकता है कि वो अध्यक्ष कब रही और उनका कार्यकाल कितना रहा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़े। नहीं, इतने ही प्रश्न हैं दोस्तों, 51, माफ कीजिए, मुझे लगा 52 प्रश्न है। तो 51 कुल प्रश्न हमने हल किए। जल्दी से कमेंट करके आप मुझे बताओगे कि आपने कितने सही जवाब दिए। 1 मिनट का ब्रेक लेंगे और फिर हमारे टॉपिक को हम शुरू करेंगे, जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक सारी चीज़ें बड़ी स्पष्ट होंगी आपके दिमाग में और बहुत अच्छे तरीके से पुरानी क्लास को भी आपने रिकॉल कर लिया होगा। अब आज के टॉपिक पर हम आते हैं और हमारा आज का टॉपिक है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, जिसे हाल ही में का मतलब है कि 2018 में संवैधानिक दर्जा दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया।
इससे पहले महज यह एक सांविधिक आयोग था। यह एक स्टैट्यूटरी बॉडी था जिसे 1993 में एक अधिनियम के द्वारा बनाया गया था, 1993 में एक एक्ट के द्वारा बनाया गया था। तो चलिए इसको पढ़ना शुरू करते हैं और सबसे पहले हम इसके आयामों की चर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हेडिंग में ही लिखा हुआ है कि यह एक संवैधानिक आयोग है, यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्योंकि इसकी चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 बी में की गई है, बिकॉज इट इज डिफाइंड इन द आर्टिकल 338 बी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यही कारण है कि यह एक संवैधानिक आयोग है, यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अब इसके बारे में हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे पृष्ठभूमि की। ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पृष्ठभूमि और सामान्य परिचय के अलावा जितनी भी बातें हम पढ़ेंगे वो वैसी ही बातें होंगी जो हमने अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग में पढ़ी है। बस आर्टिकल का नंबर बदल जाएगा और कुछ एक दो पॉइंट और ऐड हो जाएंगे। लेकिन ये जो पहला पॉइंट है बैकग्राउंड और दूसरा पॉइंट है सामान्य परिचय, ये बहुत अलग है और इसको जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से बहुत से प्रश्न आते हैं। फिर हम चर्चा करेंगे महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की, और जब हम इम्पॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस कर रहे होंगे तो आप जानते हैं कि आयोग के बारे में सारी बातें यही इम्पॉर्टेंट आर्टिकल पढ़ते समय हम कंप्लीट कर लेंगे। जैसे संरचना क्या होती है, कार्य क्या है, सेवा शर्तें क्या है, ये सारी बातें इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पढ़ते समय ही स्पष्ट हो जाएगी। फिर इसी को हम क्विकली रिकॉल करेंगे संरचना के रूप में। फिर क्विकली रिकॉल करेंगे कि पावर्स क्या क्या है। अब सारी शक्तियां किसके होती हैं, सिविल कोड की पावर होती है, तो वही शक्तियां हैं, बस वहां पर शब्द अनुसूचित जाति जनजाति था, यहाँ पर शब्द क्या बदल जाएगा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। इसके बाद आयोग के कार्यों को डिस्कस करेंगे, कमीशन के फंक्शन को पढ़ेंगे। वही कार्य हैं जो अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग के थे, बस जाति आयोग जो है वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए काम करता है, लेकिन एसटी आयोग और ओबीसी आयोग एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए काम नहीं करता है। फिर हम बात करेंगे मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। और आखिरी में हमेशा की तरह कुछ अन्य तथ्यों की चर्चा करेंगे, कुछ अदर फैक्ट्स को हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे टॉपिक के डायमेंशन रहेंगे, या हम ये कह सकते हैं कि अपने टॉपिक को इन्हीं सीमाओं में रह करके हमें पढ़ना है, इन्हीं बाउंड्रीज में रह करके हमें स्टडी करना है। चलिए सबसे पहले टॉपिक को हम शुरू करते हैं, पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड। देखो, सबसे पहले आपको ये शब्द समझना होगा कि ये जो शब्द है ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास, इसका अर्थ क्या होता है। सर ये तो हमें समझ में आ रहा है कि जो यहाँ से जो शब्द निकला वो है बैकवर्ड क्लास। तो किस चीज का पिछड़ापन, हम कहते हैं कि पिछड़ा वर्ग या पिछड़ी जातियां, तो किस चीज का पिछड़ापन है। तो संविधान में लिखा हुआ है ऐसे लोग जो कि शैक्षणिक अर्थात एजुकेशनली और सामाजिक अर्थात सोशली, ऐसे लोग जो शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं उन्हें पिछड़ा वर्ग माना जाएगा। ऐसे लोग जो एजुकेशनली और सोशली दोनों तरीके से बैकवर्ड हैं उन्हें बैकवर्ड क्लास माना जाएगा, अदर बैकवर्ड क्लास या ओबीसी कंसीडर किया जाएगा। इसीलिए संविधान में कभी भी आपको पिछड़ा वर्ग शब्द देखने नहीं मिलेगा। संविधान में हमेशा लिखा रहता है एजुकेशनली एंड सोशली बैकवर्ड क्लासेस, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग। ओके, अब भारत में इसका आधार क्या है, तो भारत में आप जानते हैं कि इसका आधार जाति है, इंडिया में इसका आधार कास्ट है। और ये निर्धारित करने का अधिकार किसके पास होता है, राष्ट्रपति, किसकी सलाह से, गवर्नर की सलाह से। अब हाल ही में ना इसी मुद्दे पर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी। कंट्रोवर्सी ये हो गई कि भारतीय संविधान में जब 102वां संविधान संशोधन किया गया तो उसमें सिर्फ राष्ट्रपति शब्द का उल्लेख किया गया, राज्यपाल शब्द का उल्लेख नहीं था। तो राज्यों को ये लगा कि उनका अधिकार छिन गया है, उनका राइट छीन लिया गया है। तो हाल ही में सरकार को 105वां संविधान संशोधन करना पड़ा। एक बहुत अच्छा प्रश्न मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी डाला था जिसका आंसर था ऑल ऑफ द अबव। 105वां संविधान संशोधन करना पड़ा और शब्दों को दोबारा से इंसर्ट करना पड़ा। तो
राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं कि कौन सी जाति को ओबीसी में शामिल किया जाएगा राज्यपाल की सलाह के साथ, और अगर इसमें कोई परिवर्तन करना है तो ये परिवर्तन संसद करती है, ये चेंज पार्लियामेंट करता है। तो हमें फिलहाल ये समझ में आया कि सर जो बैकवर्ड क्लासेस है एक ऐसा वर्ग है समाज का जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ है, जिन्हें राष्ट्रपति के द्वारा ओबीसी का दर्जा दिया जाता है। आपको याद होगा हमने एक आर्टिकल पढ़ा था, एक आर्टिकल है, पहले हमने डिस्कस किया था 341, एक हमने पढ़ा था 342, और एक हम नया आर्टिकल अब पढ़ेंगे 342 ए। देखो अनुच्छेद 341 में ये लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति के द्वारा अनुसूचित जाति घोषित किया जा सकता है किसी जाति को। 342 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति के द्वारा किसी जाति को अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइब घोषित किया जा सकता है। और 342 ए वो आर्टिकल जो जोड़ा गया संविधान में 102वें संविधान संशोधन 2018 के द्वारा। इसमें लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति किसी भी जाति को बैकवर्ड क्लास या ओबीसी में शामिल कर सकता है, अदर बैकवर्ड। की शुरुआत भारत में होती है 1902 से 1902 से। 1902 में भारत में महाराष्ट्र में एक रियासत कोल्हापुर नाम की एक रियासत, जहां पर साहू जी महाराज का शासन था, साहू जी महाराज ने 1902 में एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया, जो उस समय भारत में एक बहुत रेवोल्यूशनरी स्टेप था, एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम था। उन्होंने ये डिसाइड किया कि कोल्हापुर में जितने भी दलित अर्थात डिप्राइव क्लासेस या डिप्रेस्ड क्लास के लोग हैं, और जितने भी पिछड़ी जातियां हैं, बैकवर्ड कास्ट हैं, उन्हें शिक्षा और लोक नियोजन में 50% का आरक्षण दिया जाएगा। उन्हें एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है, लोक नियोजन है, उसमें 50% का रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो माना जाता है कि ये भारत में औपचारिक रूप से आरक्षण की शुरुआत थी, ये इंडिया में ऑफिशियली रिजर्वेशन की शुरुआत थी, जो साहू जी महाराज ने 1902 में कोल्हापुर में शुरू की। अब इसके बाद कहानियां आगे बढ़ती हैं। हम जानते हैं कि 1935 का एक्ट आता है, और उस एक्ट के द्वारा अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण की बात की जाती है। हालांकि पिछड़ा वर्ग आरक्षण की बात नहीं की गई, ओबीसी रिजर्वेशन की बात नहीं की गई। इसके बाद हम जानते हैं दोस्तों कि भारत का संविधान लागू हुआ, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ। और जब भारत का संविधान लागू हुआ 1950 में, 1950 में, तो इसमें एक अनुच्छेद जोड़ा गया, एक आर्टिकल इंसर्ट किया गया, अनुच्छेद 340, आर्टिकल 340। मैं दोबारा इसको लिख दे रहा हूं, अनुच्छेद 340 आर्टिकल 340। ये जो अनुच्छेद 340 है, इसमें एक बात लिखी गई, इसमें कहा गया कि राष्ट्रपति प्रेसिडेंट पिछड़ा वर्ग अदर बैकवर्ड क्लासेस की जांच के लिए एक आयोग का गठन कर सकता है, एक कमीशन का गठन कर सकता है, जो उन्हें पिछड़ा वर्ग संबंधित लोगों के बारे में एक रिपोर्ट देंगी, एक प्रतिवेदन सबमिट करेंगी। आपको याद है अनुच्छेद 339 हमने पढ़ा था, आर्टिकल 339 हमने पढ़ा था, जिसमें लिखा हुआ था कि राष्ट्रपति एक आयोग बना सकता है जो इस बात की जांच करेंगे कि अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन किस तरह चल रहा है। ठीक इसी तरह 340 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति पिछड़े वर्गों की जांच के लिए एक आयोग बना देगा, जो बताएगा कि क्या हालत है और क्या बेहतर स्टेप लिए जा सकते हैं। यही अनुच्छेद 340 भारत में आधार बनने वाला है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास का, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का। अब यहां से कहानी निकलना शुरू होती है। चूंकि 340 में यह बात राष्ट्रपति ने लिख दी, तो इसी के आधार पर 2 आयोग बनाए जाएंगे। पहला जो आयोग बना दोस्तों, उसका निर्माण किया गया 1953 में, और 1953 में फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन बनाया गया अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ काका कालेलकर।
ठीक है, काका कालेलकर। इसके बाद दोस्तों 1979 में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया, सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन बनाया गया अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ बीपी मंडल, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ बीपी मंडल। और इसी वीपी मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1980 में सबमिट की, 1980 में रिपोर्ट को सबमिट किया। और इस रिपोर्ट में उन्होंने मांग की कि भारत में 3000 से ज्यादा जो पिछड़ी जातियां हैं उन सभी को सभी प्रकार के शैक्षणिक संस्थानों में और लोक नियोजन में 27% का आरक्षण मिलना चाहिए, 27% का रिजर्वेशन मिलना चाहिए। इस बात को उस समय की सरकार ने तो नहीं माना, लेकिन 1990 में 1990 में जब वीपी सिंह की सरकार आई तो उन्होंने इस बात को माना और 1990 में अदर बैकवर्ड क्लास के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए भारत के शैक्षणिक और लोक नियोजन में, एजुकेशनल और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में 27% आरक्षण दिया गया, 27% रिजर्वेशन की शुरुआत की गई, इसकी घोषणा कर दी गई। याद रखिएगा जब वीपी मंडल आयोग को बनाया गया था तो इस आयोग को जब बनाया गया तब भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे, तब भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। 1979 में बीपी मंडल आयोग, जिसका औपचारिक नाम द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन है, इसे बनाया जाता है। 1980 में ये अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं जिसमें लगभग 3400 जातियों की इन्होंने पहचान की अदर बैकवर्ड क्लास के रूप में, और सरकार से ये गुजारिश की कि इन जातियों को शैक्षणिक संस्थानों में और जो लोक नियोजन है उसमें 27% का आरक्षण मिलना चाहिए, 27% का रिजर्वेशन मिलना चाहिए। और इस रिपोर्ट को लागू किसने किया? 1990 में वीपी सिंह की सरकार ने इसे लागू कर दिया और अनुसूचित जाति और जनजाति के अलावा ओबीसी को भी 27% आरक्षण मिलने लगा, अदर बैकवर्ड क्लास को भी 27% रिजर्वेशन मिलने लगा। अब यहां से दूसरी कहानी शुरू हो जाएगी। कहानी ये शुरू हो गई कि ये फैसला तो सरकार ने ले लिया, लेकिन इसके संवैधानिक बहुत सारे पहलू थे जिन पर सरकार को सोचना था, क्योंकि ये फैसला सिर्फ एक मेमोरेंडम जारी करके लिया गया था, सिर्फ एक आदेश जारी करके लिया गया था। और क्या था? इसी बात को लेकर के लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और 1990 में सुप्रीम कोर्ट में एक केस रजिस्टर हुआ और इस केस में वकालत कर रहे थे इंदिरा साहनी। और इस केस को हम इंदिरा साहनी वाद या मंडलवाद के नाम से जानते हैं। इस केस को हम इंदिरा साहनी केस या मंडल केस के नाम से जानते हैं। 1990 से ये बात जो शुरू हुई, इसका फैसला 1992 में आया, 1992 में आया। और 1992 में 9 जजों की बेंच ने, 9 जजेस की बेंच ने एक बहुत ऐतिहासिक फैसला सुनाया जिसकी चर्चा हमेशा आप सुनते रहते होंगे। हाल ही में जब बात हुई थी कि आर्थिक आधार पर ईडब्ल्यू रिजर्वेशन की बात की जाए, तब भी इंदिरा साहनी केस को ही याद किया गया था। तो 1992 में 9 जजों की संवैधानिक पीठ ने, 9 जज की बेंच ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया और उसमें 3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट थी। देखिए, पहली बात उन्होंने कही कि ये आरक्षण को मान्यता मिलेगी, ओबीसी रिजर्वेशन को वैलिड करार दिया गया, लेकिन ये कहा गया कि भारत में आरक्षण की सीमा किसी भी हालत में 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हालांकि ईडब्ल्यू इस केस में ऐसा हो चुका है कि भारत में आरक्षण जो है वो 60% के आगे जा चुका है, पर यह बात इसमें कही गई। दूसरी बात इसमें यह कही गई कि देखिए, सब चूंकि ओबीसी जो है वो ऐसा नहीं है कि डिप्राइव क्लासेस रहे हो। जब हम अनुसूचित जाति की बात करते हैं तो वो बहुत डिप्राइव रहे हैं। तो ओबीसी के बारे में कहा गया कि एक कंसेप्ट आपको लेकर के आना पड़ेगा और वो कंसेप्ट होगा क्रीमी लेयर का।
यहाँ से एक नए कंसेप्ट की मांग की गई। सुप्रीम कोर्ट ने सजेस्ट किया कि एक कंसेप्ट बनाइए क्रीमी लेयर का। तो उनसे पूछा गया ये क्रीमी लेयर क्या है। उन्होंने कहा कि ओबीसी में हर किसी को आरक्षण मत दीजिए। अगर एक व्यक्ति की आय, वार्षिक आय एक निश्चित सीमा से ज्यादा है तो उसे आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, या अगर वो बहुत अच्छी जॉब में आ चुके हैं तो उन्हें आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। उदाहरण के द्वारा समझिए, जैसे अभी ओबीसी का जो क्रीमी लेयर का लिमिट है वो 8 लाख रुपए है। इसका अर्थ ये हुआ कि मान लीजिए एक व्यक्ति है ए, और ए नाम का व्यक्ति ओबीसी कम्युनिटी से बिलोंग करता है, लेकिन उसकी वार्षिक आय या उसके परिवार की जो वार्षिक आय है वो 8 लाख रुपए वार्षिक से ज्यादा है, 8 लाख एनुअली से ज्यादा है। तो अब अधिकार नहीं मिलेंगे, अब ओबीसी का रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि वो क्रीमी लेयर में आ गए। शुरुआत जब क्रीमी लेयर की हुई थी 1993 में इसे लागू किया गया, 1993 में इसकी शुरुआत हो गई, तब ये सीमा 1 लाख थी। 2017 में बढ़ा करके इसे 8 लाख कर दिया गया है। ठीक है, 8 लाख इसकी सीमा बनाई गई। और तीसरा फैसला जो हमारे बड़े काम का है, कहा गया कि केंद्र सरकार अर्थात यूनियन गवर्नमेंट, राज्य सरकारें अर्थात स्टेट गवर्नमेंट, इन सभी को एक पिछड़ा वर्ग आयोग बनाना होगा, एक बैकवर्ड क्लास कमीशन बनाना होगा। ये आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया, ये ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने दिया। फिर क्या था, केंद्र सरकार ने भी आयोग बनाया और राज्यों की सरकार ने भी आयोग बनाए। केंद्र सरकार ने इसी फैसले को माना, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसी फैसले को माना, और 1993 में 1993 में एक अधिनियम बनाया, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास एक्ट, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993। और इसी अधिनियम के द्वारा अगस्त 1993 में, अगस्त 1993 में पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की गई, बैकवर्ड क्लास कमीशन को एस्टैब्लिश किया गया। अब चूंकि इसकी स्थापना एक संसदीय अधिनियम से हुई थी, एक पार्लियामेंट्री एक्ट से हुई थी, इसीलिए इसे स्टैट्यूटरी बॉडी कहा गया, इसीलिए इसे सांविधिक निकाय कहा गया। क्या कहा गया? इसे स्टैट्यूटरी बॉडी कहा गया। बहुत लंबे समय तक ये मांग उठती रही कि इसे भी अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग की तरह संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया जाना चाहिए। तो ये बात भी फाइनली मान ली गई और 102वें संविधान संशोधन 2018 के द्वारा, 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के द्वारा, जो 2018 में ही लागू हुआ, भारतीय संविधान में एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया। एक्चुअल 2 नए अनुच्छेद जोड़े गए। एक जोड़ा गया 338 बी, 338 बी, और इसमें कहा गया कि अब भारत में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए एक आयोग होगा। देयर विल बी अ कमीशन फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस इन इंडिया, जिसका नाम होगा नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। तो ये पूरी कहानी है दोस्तों, जो मैंने आपको 2 स्लाइड में समझाई है कि कैसे भारत में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ, कैसे इंडिया में नेशनल बैकवर्ड क्लास कमीशन बना। एक बार मैं रिकॉल करा देता हूं सारी बातें, ताकि आपको याद रहे और आप ये भूले ना। तो हमने कहानी यहां से शुरू की, वो जहां से अनुच्छेद 340 आर्टिकल 340, हमने देखा कि जो अनुच्छेद 340 है वो राष्ट्रपति को ये अधिकार देता है कि वो अदर बैकवर्ड क्लासेस की जांच करने के लिए एक आयोग बना सकती हैं, एक कमीशन बना सकती हैं। इसी अनुच्छेद के आधार पर 1953 में, 1953 में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग, फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन बनाया गया, जिसके अध्यक्ष थे काका कालेलकर। तो इस आयोग को हम कालेलकर आयोग या काका कालेलकर आयोग के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने सिफारिश की कि भारत में आरक्षण मिलना चाहिए, रिजर्वेशन मिलना चाहिए। इसके बाद हमने देखा कि इसी अनुच्छेद के आधार पर
इसी आर्टिकल के बेसिस पर 1979 में जब मोरारजी देसाई की सरकार थी तो उन्होंने द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया, सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन बनाया और इसके अध्यक्ष थे बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, जिन्हें हम बीपी मंडल के नाम से जानते हैं। इस आयोग ने 1980 में अपनी रिपोर्ट दी, 1980 में अपनी रिपोर्ट दी और कहा कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में अदर बैकवर्ड क्लासेस को 27% का आरक्षण मिलना चाहिए, 27% का रिजर्वेशन मिलना चाहिए। इस रिपोर्ट को शुरुआत में नहीं माना गया, लेकिन 1990 में जब वीपी सिंह की सरकार आई तो उन्होंने इस फैसले को लागू कर दिया और 1990 में ही जो बैकवर्ड क्लास है उन्हें 27% आरक्षण मिला, 27% रिजर्वेशन मिला। लेकिन इसमें बहुत सारे कानूनी प्रश्न भी खड़े हो गए, तो 1990 में ही सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई और उस केस को हम इंदिरा साहनी या मंडल केस के नाम से जानते हैं, मंडलवाद के नाम से जानते हैं। 9 जजों की बेंच ने 1992 में एक ऐतिहासिक फैसला दिया, एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल जजमेंट दिया, जहां से 3 बातें निकल करके आईं। पहली बात, आरक्षण की सीमा कभी भी 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात जो निकल के आई कि आरक्षण दें लेकिन ओबीसी में क्रीमी लेयर का प्रावधान भी करें, अनुसूचित जाति और जनजाति में क्रीमी लेयर नहीं होते। और तीसरी बात निकल करके आई कि देखिए साहब, जितना भी स्टेट गवर्नमेंट है और जितनी भी और केंद्र सरकार, इन्हें एक आयोग बनाना होगा जो कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के नाम से जाना जाएगा, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास के नाम से जाना जाएगा। इसी फैसले के आधार पर 1993 में भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एक अधिनियम लेकर के आती है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास एक्ट 1993, और गठन होता है एक स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास का, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का। और हम जानते हैं कि हाल ही में इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया। 2018 में 2018 में 102वें संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के द्वारा भारत के संविधान में एक अनुच्छेद जोड़ा गया, अनुच्छेद 338 बी, और नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास को संवैधानिक दर्जा दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया। तो ये पूरी कहानी है, ये पूरा बैकग्राउंड है कि किस तरह राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ, किस तरीके से नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास एस्टैब्लिश हुआ। अगर ये कहानी आप समझ गए, मान के चलिए कि सारी बातें आपके दिमाग में क्लियर हो चुकी हैं। इसमें एक चीज है जो मैंने अभी नहीं बताई है आपको, वो पॉइंट ये है, वो मैं अलग से आपको बताऊंगा अभी, कि 2017 में एक और नई मांग उठी। एक्चुअली ये पुरानी मांग है लेकिन 2017 में इसमें डिमांड दोबारा उठी, जिसमें कहा गया कि जो ओबीसी वर्ग हैं उनके अंदर भी सब कैटेगरी होनी चाहिए। मतलब ये कहा गया कि रिजर्वेशन का जो लाभ है वो कुछ ही लोगों को मिल रहा है, बाकी लोगों को रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिल रहा है। और ये रिजर्वेशन की एक ऐसी सच्चाई है जिसे सब लोग मानते हैं। भारत में आरक्षण में सबसे बड़ी समस्या यही है कि जो जातियां पहले बार आरक्षण का फायदा ले चुकी है तो उनका आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक तीनों स्तर ऊपर उठ गए, तो उन्हीं की जो आने वाली जनरेशन है वही लगातार रिजर्वेशन का फायदा उठाए जा रही हैं। इससे ये है कि मान लीजिए कि ये एक ओबीसी वर्ग है पूरा का पूरा, और ओबीसी वर्ग में सिर्फ इतने लोग हैं जिन्हें आरक्षण का फायदा मिला, तो अब बार बार इन्हीं को फायदा मिल रहा है, जो निचला तबका है उसे आरक्षण का फायदा मिल ही नहीं पा रहा है। यही बात अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण में है कि अनुसूचित जाति का ये पूरा वर्ग है, मान लेते हैं ये पूरा अनुसूचित जाति का वर्ग है, तो जो ऊपरी हिस्सा है उसे आरक्षण का फायदा मिला, तो अब बार बार इन्हीं को आरक्षण का फायदा मिल रहा है, निचले तबके तक ये पहुंच ही नहीं पा रहा है।
इसीलिए एक बात कही गई कि ओबीसी के अंदर भी सब कैटेगरी बनानी चाहिए और एक आयोग बनाया गया है और इस आयोग का नाम है रोहिणी कमीशन, रोहिणी आयोग, जिससे 13वीं बार एक्सटेंड किया गया 2022 में। तो रोहिणी आयोग का जो संबंध है वो ओबीसी के अंदर सब कैटेगराइजेशन से है, उसी के लिए रोहिणी आयोग का गठन किया गया है, जो आगे मैं पीपीटी में भी आपको बता रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ बैकग्राउंड बड़ा क्लियर हो गया होगा, पृष्ठभूमि आपके दिमाग में समझ में आ गई होगी। चलिए इन चीजों को एक बार हम समझ लेते हैं, सारी चीजों को ध्यान देंगे। जैसा मैंने कहा 26 जुलाई 1902 को जो कोल्हापुर के साहू जी महाराज हैं, उन्होंने शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में दलित और पिछड़े वर्गों को 50% आरक्षण दिया। अनुच्छेद 1940 में कहा गया है कि राष्ट्रपति एक ऐसा आयोग बना सकता है जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की दशाओं की जांच करेंगे और एक रिपोर्ट तैयार करेंगे। इसी के आधार पर 29 जनवरी 1953 को काका कालेलकर की अध्यक्षता में, दत्तात्रेय कालेलकर की अध्यक्षता में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया, फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन बनाया गया। बाद में 1979 में मोरारजी देसाई की सरकार ने बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया, सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन को एस्टैब्लिश किया। इसी आयोग ने 1980 में अपनी रिपोर्ट दी और 3743, ये फिगर मैं गलत बोल रहा था, इसको याद रखेंगे, 3743 जातियों को पिछड़ी वर्ग में घोषित करने की बात कही और कहा कि इन जातियों को 27% आरक्षण मिलना चाहिए, 27% रिजर्वेशन मिलना चाहिए, जिसे वीपी सिंह की सरकार ने 1990 में लागू कर दिया। इसी के खिलाफ इंदिरा साहनी केस हुआ, 1992 में इसका डिसीजन आया और सभी को, केंद्र और राज्य सरकारों को पिछड़ा वर्ग आयोग बनाने का निर्देश दिया। इसी आधार पर हम देखेंगे कि अगस्त 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम के तहत पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। एक स्टैट्यूटरी, याद रखिएगा कि पिछड़ा वर्ग आयोग जब बना तो वह सांविधिक निकाय के रूप में बना, वह स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में बना। थोड़ा सा रिकॉल करा दूं मैं पुरानी चीजों को आपको। देखो हमने पढ़ा था कि जब अनुसूचित जाति, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कमीशन जब पहली बार बना था ना 1978 में, तो यह एक एग्जीक्यूटिव बॉडी के रूप में बना था, कार्यकारी निकाय के रूप में बना था। फिर इन्हें स्टैट्यूटरी बॉडी अर्थात सांविधिक दर्जा दिया गया और फिर इन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस अर्थात संवैधानिक दर्जा दिया गया। लेकिन याद रखेंगे जो बैकवर्ड क्लास कमीशन है, पिछड़ा वर्ग आयोग है, वह 1993 में एक स्टैट्यूटरी बॉडी, एक सांविधिक संस्था के रूप में बना और फिर इसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, संवैधानिक दर्जा दिया गया। उम्मीद करता हूं कि आपको याद होगा कि स्टैट्यूटरी बॉडी का अर्थ होता है ऐसी संस्था, ऐसा निकाय जो कि संसद या विधायिका के अधिनियम के द्वारा बनता है, जो कि लेजिस्लेशन के एक एक्ट के द्वारा फॉर्म किया जाता है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, छोटी सी बात है पर इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 8 सितंबर 1993 को क्रीमी लेयर की बात हुई, जिसके लिए 2017 में रोहिणी आयोग भी बनाया गया है। ओके, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 2 अक्टूबर 2017 को अनुच्छेद 340 के तहत रोहिणी आयोग का गठन किया गया है। और क्यों बनाया गया है ये आयोग? सब कैटेगराइजेशन ऑफ यूपीएससी, ओबीएस, हाँ अदर बैकवर्ड क्लासेस, ओबीसी के लिए। अगस्त 2018 102वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 338 बी जोड़ करके आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया। मुझे बताइए कि यहाँ तक सारी बातें स्पष्ट हैं। अब यहाँ से बनने वाले प्रश्नों की चर्चा करेंगे। यहाँ से कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं इसके बारे में बात करते हैं। देखिए पहला प्रश्न यही बनेगा कि प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग किसकी अध्यक्षता में बनाया गया, फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन किसकी चेयरमैनशिप में बनाया गया? तो जवाब क्या होगा? काका कालेलकर, 1953। बीपी मंडल आयोग को कब बनाया गया? 1979 में। अगर वो ऑप्शन में नहीं है तो सही जवाब होगा 1978। 1978 दिसंबर में घोषणा की गई थी और जनवरी 1979 में इसका फॉर्मेशन हो गया था।
ओके, घोषणा 78 में की गई थी। लागू कब हुई इसकी सिफारिशें? 1990 में। फिर अनुसूचित बैकवर्ड क्लास कमीशन कब बनाया गया? 1993 में, बैकवर्ड क्लास एक्ट 1993 के द्वारा। रोहिणी आयोग का संबंध किस चीज से है? अदर बैकवर्ड क्लास के सब कैटेगराइजेशन से, पिछड़े वर्गों के उपवर्गीकरण से इसका संबंध है। किस संविधान संशोधन के द्वारा ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया? जवाब होगा 102वां संविधान संशोधन 2018, जो लागू भी 2018 को हुआ था, इम्प्लीमेंट भी 2018 को हुआ था। तो ये पूरी पृष्ठभूमि है, बैकग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अलग है अनुसूचित जाति और जनजाति से, इसीलिए बैकग्राउंड को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सारी बातें आपके दिमाग में स्पष्ट हो गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बहुत लंबी कहानी नहीं है, यही पहला हिस्सा होता है जो बड़ा होता है, बाकी चीज़ें आसान होती हैं। सामान्य परिचय, ये दूसरा पॉइंट था, जनरल इंट्रोडक्शन। ओके, सामान्य परिचय में कुछ बातें आप देखें समझें कि स्थापना कब हुई? 4 अगस्त 1993 को, 4 अगस्त 1993 को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया। किसके द्वारा बनाया गया? एक अधिनियम के द्वारा जो 1993 में आया था। तो शुरुआत में यह एक स्टैट्यूटरी बॉडी था, सांविधिक निकाय था। फिर 102वें संविधान संशोधन 2018 के द्वारा अगस्त 2018 में संवैधानिक दर्जा दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया। तो अब यह किस प्रकार का निकाय है? यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यह एक संवैधानिक निकाय है। मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? नई दिल्ली में है। इसके पहले अध्यक्ष का नाम है RN प्रसाद, RN प्रसाद। वर्तमान अध्यक्ष का नाम है हंसराज गंगाराम अहीर, जिनकी फोटो यहाँ पर बनी हुई है। वर्तमान में उपाध्यक्ष का पद खाली है, अभी कोई भी इसका वाइस चेयरमैन नहीं है, और यह सामाजिक न्याय और कल्याण मंत्रालय के तहत काम करता है। इट वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड वेलफेयर। ओके, चलो अब कुछ बातों को जरा ध्यान से समझो। पहले अध्यक्ष को लेकर के 2-3 सवाल यहां पर आ सकते हैं, ध्यान देंगे। देखो, अगर हम पहले चेयरमैन की बात करें तो वो कौन है? RN प्रसाद। और ये अध्यक्ष कब बने? 1993 में जब आयोग बना। बिल्कुल सही है। लेकिन प्रश्न ना घुमा करके भी पूछा जा सकता है। प्रश्न आपसे इस तरह भी पूछा जा सकता है कि 2018 में संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलने के बाद पहली बार आयोग का अध्यक्ष कौन बना? तब याद रखिएगा कि 2018 में कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलने के बाद पहली बार अध्यक्ष बने थे भगवान लाल साहनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर प्रश्न इस तरीके से घुमा करके पूछ लिया कि संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद अध्यक्ष कौन बना पहली बार, तो जवाब होगा भगवान लाल साहनी। एक और बात मैं आपको बता दूं कि संवैधानिक दर्जा मिलने से पहले आयोग में उपाध्यक्ष नहीं होता था, सिर्फ अध्यक्ष होते थे और सदस्य होते थे। अब अध्यक्ष भी है, उपाध्यक्ष भी है और 3 सदस्य भी हैं। तो ये आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मेक श्योर कि ये वाला पॉइंट आप याद रखें, ठीक है। चलिए, मंत्रालय याद रखेंगे दोस्तों, सामाजिक न्याय और कल्याण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड वेलफेयर। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, यहाँ से सवाल आ सकता है। इसके बाद वही बेसिक बातें, ये पूरी लिस्ट है। RN प्रसाद, श्याम सुंदर, BL यादव, राम सूरत से हैं, ठीक है। इसके बाद NN राव, विश्वेश्वरैया, भगवान लाल साहनी और अभी नहीं हुआ। एक बार इसको देखिए, फिर आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक पर आते हैं। देखिए ध्यान से इसको। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और अब हम चर्चा करेंगे महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की। अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट आर्टिकल की। देखिए, ये हिस्सा मुश्किल नहीं है क्योंकि वही आर्टिकल है, वही डिस्कशन है जो इससे पहले हमने किया हुआ था। उन्हीं बातों को बस एक बार हमें दोहराना है, ठीक है।
देखिए हम सबसे पहले बेसिक से, बाद में आपको पीपीटी दिखा देंगे, एक एक करके ध्यान से चीजों को समझिएगा। अनुच्छेद 338 बी, इसमें चर्चा की गई है बैकवर्ड क्लास कमीशन की, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की। यह अनुच्छेद कहाँ आता है? तो भारतीय संविधान के भाग 16 में पार्ट 16 में, जो कहाँ से कहाँ तक है दोस्तों? आर्टिकल 330 से लेकर के 342 ए तक ये भाग है। और इसमें कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधानों की बात की गई है। स्पेशल प्रोविजन फॉर सर्टेन क्लासेस की चर्चा की गई है। अब इस आर्टिकल को पढ़ना शुरू करते हैं। तो इसका पहला हिस्सा आता है 338 बी 1। इसमें लिखा हुआ है कि शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए एक आयोग होगा जिसका नाम होगा नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। तो अगर आपसे पूछे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है, तो जवाब होगा 338 बी 1। इसके बाद दूसरा आर्टिकल है, और ये आर्टिकल है 338 बी 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। सर क्यों? इसमें दो बातें बताई गई हैं। पहली बात जो इसमें बताई गई है वो है आयोग की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ द कमीशन। और इसमें लिखा हुआ है कि आयोग में एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा और 3 सदस्य होंगे। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि आयोग एक मल्टी मेंबर बॉडी है। आयोग एक बहुसदस्यीय निकाय है जो 5 सदस्यों से मिलकर के बनेगा, जो 5 मेंबर से मिलकर के बनेगा। तो इट इज अ मल्टी मेंबर बॉडी विच हैज 5 मेंबर, 1 चेयरमैन, 1 वाइस चेयरमैन एंड 3 मेंबर। ये कहाँ लिखा हुआ है दोस्तों? अनुच्छेद 338 बी 2 में ये बात लिखी हुई है। दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि सेवा शर्तें, ये जो मेंबर हैं इनकी सेवा शर्तें और इनकी पदावधि, ठीक है, एक तो इनकी टर्म एंड कंडीशन और दूसरा इनके टेन्योर को राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किया जाएगा, प्रेसिडेंट के द्वारा डिसाइड किया जाएगा। तो राष्ट्रपति ने इनको डिसाइड किया और 2018 में 2018 में कुछ नियम बनाए और उन नियमों में कुछ बातें लिखी। पहली बात क्या लिखी? सबसे पहली बात लिखी कि सभी का जो कार्यकाल है वो 3 वर्षों का होगा, 3 ईयर का होगा, और एक व्यक्ति अपने पद पर अधिकतम 2 बार आसीन हो सकता है। एक व्यक्ति को मैक्सिमम 2 टर्म ही सर्व करने के लिए मिलेंगे। ये पहला पॉइंट राष्ट्रपति ने स्पष्ट कर दिया। दूसरी बात राष्ट्रपति ने ये बताई कि अगर किसी को भी अपना त्यागपत्र देना है तो वो राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। किसी को भी अपना रेजिग्नेशन देना है तो वो प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन दे सकते हैं। रिमूवल के बारे में भी बात की गई कि हटाने का अधिकार भी राष्ट्रपति को होगा, रिमूव करने का राइट भी प्रेसिडेंट को होगा। हालांकि 2 बातें इसमें अलग बताई गई। पहली बात कि अध्यक्ष को अगर हटाना है, चेयरमैन को अगर हटाना है तो वो सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद हटाया जाएगा, आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। बाकी जो अन्य सदस्य हैं 4, इनको राष्ट्रपति सीधे सीधे हटा सकते हैं, इनको प्रेसिडेंट सीधे सीधे हटा सकते हैं। उसके आधार है जो हमने पहले पढ़े हुए हैं कि दिवालिया घोषित हो जाए, अपने पद का दुरुपयोग करने लगे, मानसिक या शारीरिक शैथिल्य आ जाए, मतलब अनसाउंड माइंड हो जाए, तो इन आधारों पर राष्ट्रपति हटा सकते हैं। बाकी अध्यक्ष को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की जांच करवानी पड़ेगी और सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद राष्ट्रपति अध्यक्ष को हटा पाएंगे। आपको याद है ना, हमने एक और बात डिस्कस की थी कि अध्यक्ष को 2 तरह से हटाया जा सकता है। जो चेयरमैन है उन्हें 2 तरीके से हटाया जाता है। पहला तरीका होता है सुप्रीम कोर्ट की जांच के द्वारा और दूसरा तरीका होता है डायरेक्ट, अर्थात सीधे। तो सुप्रीम कोर्ट की जांच के द्वारा कब हटाया जाएगा? अगर कोई भी मामला
कदाचार से संबंधित है, अगर कोई भी मामला मिसबिहेवियर से संबंधित है तो सुप्रीम कोर्ट से जांच करवाएंगे राष्ट्रपति और फिर राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाएगा। लेकिन कुछ शर्तें ऐसी भी हैं जब राष्ट्रपति सीधे हटा सकते हैं। कैसे? अगर दिवालिया हो जाए अध्यक्ष, बैंकरप्ट हो जाए, अगर कारावास हो जाए, इम्प्रिजनमेंट हो जाए, इसके अलावा अपने पद का दुरुपयोग करें, अब्यूज ऑफ ऑफिस, पद का दुरुपयोग। फिर इसमें एक और प्रावधान आता है कि मानसिक या शारीरिक असमर्थता आ जाए, किसी भी प्रकार से मानसिक या शारीरिक रूप से कार्य करने में यह सक्षम ना रहे, तब राष्ट्रपति को जांच की आवश्यकता नहीं पड़ती, राष्ट्रपति सीधे सीधे अध्यक्ष को हटा सकते हैं। तो यह आपको याद रखना है। हम थोड़ा सा क्विकली इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये बातें हमने पिछले लेक्चर में आपको बताई थी, इसलिए उम्मीद करता हूं कि चीजों को कनेक्ट कर पा रहे होंगे। फिर इसमें एक और प्रावधान दिया गया है और वो है एक्टिंग चेयरमैन का, अर्थात कार्यकारी अध्यक्ष का। इसमें लिखा हुआ है कि अगर चेयरमैन नहीं है तो वाइस चेयरमैन एक्टिंग चेयरमैन बनेगा, अगर अध्यक्ष नहीं है तो उतने समय के लिए जो आयोग का उपाध्यक्ष है वो अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। और अगर वाइस चेयरमैन भी नहीं है तो राष्ट्रपति 3 सदस्यों में से किसी एक सदस्य को आयोग का अध्यक्ष घोषित कर सकता है, कमीशन का चेयरमैन बना सकता है। एक्टिंग चेयरमैन का मतलब ही होता है कि उतने समय के लिए वो काम करेंगे जब तक कि वो पद नहीं भर जाता। और आखिरी बात जो इन नियमों में की गई है वो है योग्यता, अर्थात क्वालिफिकेशन की बात की गई है। क्वालिफिकेशन में 3 बातें हैं इस बार। पहली बात यह कही गई कि जो अध्यक्ष है, जो चेयरमैन है, वो हमेशा ओबीसी का होगा, अदर बैकवर्ड क्लास का होगा। इसके अलावा वह सोशल या पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी होना चाहिए, वो राजनीतिक या सामाजिक कार्यकर्ता भी होना चाहिए। दूसरी बात यह कही गई कि बाकी के जो 4 सदस्य हैं उनमें से कम 2 सदस्य ऐसे होंगे, एटलीस्ट 2 लोग ऐसे होंगे जो ओबीसी से बिलोंग करेंगे। और यह भी कहा गया कि आयोग में एक महिला होनी चाहिए, कमीशन में एक विमेन का होना जरूरी है। अब योग्यता में यह बात कही गई है। क्लियर है ये बातें? तो ये योग्यता भी यहीं पर है। एक्टिंग चेयरमैन की बात, रेजिग्नेशन की बात, रिमूवल की बात, पदावधि, ये सारी बातें कहां से निकलती हैं? अनुच्छेद 338(b)(2), जिसमें कहा गया है कि सेवा शर्त और पदावधि का निर्धारण राष्ट्रपति करेंगे। तो राष्ट्रपति ने इनका निर्धारण किया, प्रेसिडेंट ने इन सभी बातों को डिसाइड कर दिया। इसके बाद अगला आर्टिकल आता है दोस्तों, और अगला आर्टिकल है, ध्यान देंगे, अगला आर्टिकल है 338(b)(3). इसमें कहा गया है कि आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य सभी की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे। अगला जो आर्टिकल है वह है 338(b)(4). इसमें यह कहा गया है कि आयोग अपनी प्रक्रिया का निर्धारण खुद करेगा, जो कमीशन है वो अपनी प्रक्रिया का स्वयं निर्धारण करेगा, वो अपने प्रोसीजर को खुद डिसाइड करेगा। और प्रक्रिया का मतलब हमने आपको बताया था कि जांच किस तरह से की जाएगी, आयोग अपनी बैठकें कहां पर बुलाएगा, ये सारा मतलब होता है प्रक्रियाओं का, ये मतलब होता है प्रोसीजर का। इसके बाद अगला आर्टिकल है दोस्तों 338(b)(5). इसमें आयोग के कार्यों की चर्चा की गई है, इसमें आयोग के फंक्शंस की बात की गई है, आयोग के कार्यों की चर्चा की गई है, फंक्शन की बात की गई है। अब ये याद नहीं करना है आपको, इसलिए क्योंकि ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। हमने देखा है कि अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग जो काम कर रहे थे वही आयोग पिछड़ा वर्ग आयोग भी करेगा। एग्जाम्पल के लिए
कि जितने भी कानून हैं उनका अच्छे तरीके से पालन हो रहा है नहीं हो रहा है, क्या और बेहतर कर सकते हैं, शिकायतों की जांच करना, राज्य और केंद्रों को सलाह देना, राष्ट्रपति को सलाह देना कि किसे ओबीसी में शामिल करना है नहीं करना है, ये सारे काम आयोग के होंगे। इसके बाद जो अगला आर्टिकल है वह है अनुच्छेद 338 B6। इसमें क्या होगा दोस्तों, आप खुद बता सकते हैं कमेंट करके कि सर इसमें प्रतिवेदन की बात होगी, इसमें रिपोर्ट की चर्चा की जाएगी। कहा गया है कि आयोग अपनी एनुअल रिपोर्ट, वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपेगा और राष्ट्रपति उसे संसद में पेश करेंगे, प्रेसिडेंट उसे पार्लियामेंट में पेश करेंगे। इसके बाद अगला आर्टिकल है 338 B7 और इसमें क्या कहा जाएगा आप खुद कमेंट करके बताएंगे कि अगर रिपोर्ट का कोई भी हिस्सा किसी राज्य से संबंधित है तो उस राज्य के राज्यपाल को वह रिपोर्ट भेजी जाएगी और जो राज्यपाल हैं वह उसे राज्य की विधायिका में पेश करेंगे, वह इसे स्टेट लेजिस्लेशन में पेश करेंगे। ये बात किस में लिखी है, 338 B7 में लिखी है। फिर अगला आर्टिकल कौन सा है दोस्तों, 338 B8। क्या होगा इसमें, सेम आर्टिकल, वही चीजें जो हम पहले पढ़ चुके हैं रिवाइज हो रही हैं। इसमें लिखा हुआ है कि आयोग के पास जो कमीशन है, कमीशन के पास सिविल न्यायालय की शक्तियां होंगी, सिविल कोर्ट की पावर होंगी। ये बात किस में लिखी हुई है, 338 B8 में लिखी हुई है। और फिर है दोस्तों आखिरी आर्टिकल 338 B9 और इसमें ये लिखा हुआ है कि अगर केंद्र सरकार या राज्य सरकार ओबीसी से संबंधित कोई भी कानून बनाएंगी तो एक बार वो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास से सलाह जरूर लेंगी, एक बार वो उनसे कंसल्ट जरूर करेंगी। तो ये पूरे आर्टिकल हैं, वही मैंने कहा कि इनको याद नहीं करना है, ये सारी बातें आप पढ़ चुके हो। पढ़ना अलग से ना, ये वाला पॉइंट अलग से था कि इस बार आयोग में एक महिला होगी, ये बात बैकवर्ड क्लास कमीशन में लिखी हुई है, तो ये अलग से पॉइंट है। बाकी सारी चीजें वही हैं जो आप पढ़ चुके हो, ठीक है। चलो तो अब एक बार पीपीटी में चीजों को देखते हैं, ध्यान दीजिए। लिखा हुआ है भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन क्लासेस, 330 से लेकर के 342 ए। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। आप देखें B1 में क्या लिखा हुआ है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन। B2 संरचना, कौन होगा, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य, ठीक है। इसके बाद देखें सेवा शर्तें और पदावधि, ये राष्ट्रपति निर्धारित करेंगे। तो राष्ट्रपति ने 2018 में नियम बनाए जिसमें कहा कि पदावधि अधिकतम 3 वर्षों की होगी और एक व्यक्ति 2 बार मेंबर बनेगा। वेतन सबके भारत सरकार के सचिव के बराबर वेतन होंगे। त्यागपत्र और हटाने की प्रक्रिया ये सब कुछ राष्ट्रपति डिसाइड करेंगे। अब यहाँ लिखा हुआ है कि ये नियम 23 अगस्त 2018 से अप्लाई हुए। एक्टिंग चेयरमैन राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। अगर चेयरमैन नहीं है तो वाइस चेयरमैन, अगर वाइस चेयरमैन भी नहीं है तो जो मेंबर है उसमें से एक व्यक्ति को एक्टिंग चेयरमैन बना दिया जा सकता है। फिर अध्यक्ष को हटाने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका, अगर अध्यक्ष पर कदाचार का आरोप लगाया गया है, अगर चेयरमैन पर मिसबिहेव का आरोप लगाया गया है तो सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद राष्ट्रपति हटाएंगे। लेकिन कुछ आधार ऐसे भी हैं जहां पर राष्ट्रपति सीधे अध्यक्ष को हटा सकते हैं, जैसे दिवालिया हो जाए, शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम हो जाए, ठीक है, उसके अलावा दंड मिल जाए, कारावास की सजा हो जाए, तो इन सब मामलों में राष्ट्रपति सीधे सीधे हटा सकते हैं। फिर आप देखें उपाध्यक्ष या सदस्य को डायरेक्ट हटाया जा सकता है, लगातार 3 बैठकों में ना आए, पद का दुरुपयोग, ये सारी बात है। अध्यक्ष पिछड़े वर्ग का सदस्य होना चाहिए। उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों में से कम 2 व्यक्ति पिछड़े वर्ग से हों और कम से कम 1 महिला होनी चाहिए, एटलीस्ट 1 वुमेन। ये बातें इस नियम के द्वारा बताई गई। फिर अगले अनुच्छेद हैं दोस्तों, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखे हुए हैं
कि 338B3 में नियुक्ति की बात की गई है कि सभी को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। B4 में कहा गया है कि आयोग अपनी प्रक्रिया स्वयं निर्धारित करेगा। B5 में कार्यों की बात की गई है। देखें यहाँ पर कानून संवैधानिक उपबंधों का मूल्यांकन करना, शिकायतों की जांच करना, सामाजिक आर्थिक विकास तथा सलाह का काम करना, राष्ट्रपति को रिपोर्ट देना, विकास के लिए सिफारिश करना और राष्ट्रपति अगर कोई दूसरा कार्य सौंपे तो उन कार्यों को चलना। अब इनको याद नहीं करना है आपको, 2 बार आप याद कर चुके हो, बस शब्द बदल दीजिए यहाँ पर। इसके बाद आप देखें तो B6 और B7 रिपोर्ट से जुड़े हुए हैं। रिपोर्ट राष्ट्रपति के पास जाएगी, राष्ट्रपति उसे संसद में पेश करेंगे। संसद के लिए ये बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है कि वो इस रिपोर्ट को माने, लेकिन अगर संसद ने रिपोर्ट की किसी बात को नहीं माना है तो संसद को उसका कारण बताना पड़ेगा, पार्लियामेंट को उसका रीजन बताना पड़ेगा। इसके बाद सिविल न्यायालय की शक्तियां 338B8 के द्वारा और B9 में लिखा हुआ है कि संघ और राज्य सरकार आयोग से परामर्श लेगी, यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट कंसल्ट करेंगी कमीशन के साथ। ये पूरे महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे जिसमें सारी बातें हमने क्लियर कर ली, हर एक बात को हमने स्पष्ट कर लिया। तो अब ये हिस्सा नहीं पढ़ाऊंगा दोस्तों मैं आपको, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है नियुक्ति संरचना, अब ये मैंने आपको पढ़ा दिया, ये स्पष्ट है। क्या ये पढ़ाने की आवश्यकता है? पता है आपको कि एक चेयरमैन होगा, वाइस चेयरमैन होगा और 3 मेंबर होंगे। फिर ये कार्य लिखे हुए हैं, ये भी पूरे कार्य मैंने आपको बता दिए और वही कार्य है, बस शब्द बदल जाएगा, इस बार आ जाएगा पिछड़ा वर्ग। ठीक है, फिर आप देखें यहाँ पर शक्तियां, तो कौन सी शक्तियां होंगी? सिविल न्यायालय की शक्तियां होंगी, सिविल कोर्ट की पावर होंगी और सारी शक्तियां यहाँ पर लिखी हुई हैं। वही है, देखिए, व्यक्ति को समन जारी करना, दस्तावेज को प्रकट करना, न्यायालय से कोई अभिलेख मंगाना, ये सारी शक्तियां दी गई हैं। तो ये बातें क्लियर हैं यहाँ तक? मुझे बताइए क्या यहाँ तक सारी बातें स्पष्ट हैं? हमने बहुत सारी चीजें आयोग के बारे में डिस्कस कर ली और अधिकांश जो बातें हैं वो सिमिलर हैं जो हमने पहले पढ़ा हुआ था। तो एक बार रिकॉल कीजिए सारी चीजों को। हमने कौन कौन से आर्टिकल पढ़े? अनुच्छेद 338 का पहला हिस्सा अर्थात B1, अनुच्छेद 338B1 में गठन। ठीक है, तो अगले टॉपिक की ओर हम बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, मध्य प्रदेश बैकवर्ड क्लास कमीशन। ये इसलिए दोस्तों अभी और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है कि 2021 में इसमें चेंजेस किए गए और पूरे आयोग को दोबारा से रीस्ट्रक्चर कर दिया गया, पुनर्गठित कर दिया गया। तो सबसे पहली बात आप ये समझें कि इसके जो गठन है वो 13 मार्च 1993 को हुआ था, 13 मार्च 1993 को इसका गठन हुआ था और यह एक संवैधानिक निकाय है, यह एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। क्यों? क्योंकि इसका गठन मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1995 के द्वारा हुआ, 1995 के द्वारा हुआ। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर गठन 1993 में हो गया और अधिनियम 1995 में आया, ऐसा कैसे संभव हो सकता है? ऐसा इसलिए दोस्तों कि 1993 में नोटिफिकेशन तो जारी हो गया, लेकिन राज्यपाल की अनुमति मिलने में 2 साल और लग गए। तो आयोग 1993 में बन गया, लेकिन अधिनियम को अनुमति मिलने में 2 साल और लग गए, इसीलिए 1995, इसीलिए 1995 इसमें लिखा हुआ है। तो देखो, बहुत ध्यान रखना इस चीज का, एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बता रहा हूं। हमने ये पढ़ा दोस्तों कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब और नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, ये तीनों कैसे निकाय हैं? तो ये तीनों संवैधानिक निकाय हैं, ये तीनों कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं। लेकिन मध्य प्रदेश की जब बात की जाएगी तो मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग, मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग और मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग, ये तीनों ही स्टैट्यूटरी बॉडी हैं, ये तीनों ही सांविधिक निकाय हैं, क्योंकि तीनों का गठन राज्य सरकार के अधिनियमों के द्वारा किया गया, स्टेट गवर्नमेंट के एक्ट के द्वारा किया गया। तो एमपी का ओबीसी कमीशन कब बना दोस्तों? 1993 में। किस अधिनियम के द्वारा? 1995 के अधिनियम के द्वारा।
इम्पोर्टेंट इसलिए है कि 2021 में इसका पुनर्गठन किया गया और 2021 में ये जो अधिनियम आया था ना, इसमें संशोधन किए गए, इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट किए गए और कहा गया कि अब आयोग जो है उसमें 5 सदस्य होंगे, 5 मेंबर होंगे, एक चेयरमैन होगा, एक वाइस चेयरमैन होगा और 3 इसमें सदस्य होंगे। मतलब ठीक उसी तरह की संरचना होगी जो संरचना राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की है। ये बात ये भी कही गई कि इनमें से एक सदस्य जो है वो महिला होना चाहिए, विमेन होना चाहिए। जो चेयरमैन है वो हमेशा अन्य पिछड़ा वर्ग, अदर बैकवर्ड क्लास से होगा, जबकि 2 सदस्य जो हैं वो अदर बैकवर्ड क्लास से होंगे। सभी का कार्यकाल 3 वर्षों का होगा। मुख्यालय भोपाल में है। नियुक्ति, त्यागपत्र हटाना, ये सारे काम राज्य सरकार करेगी, ये सारे काम स्टेट गवर्नमेंट करेगी। पहले अध्यक्ष वसंत राव थे और वर्तमान अध्यक्ष गौरी शंकर बिसेन है। तो ये आपने याद रखना है। अब इसको ना आसान बनाया गया है एग्जाम के लिए। एग्जाम के लिए इसलिए इजी है कि 2021 में जो संशोधन हुआ उसके द्वारा आयोग को ठीक वही पैमाने दे दिए गए जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास को दिए गए हैं। तो ये मध्य प्रदेश बैकवर्ड क्लास कमीशन के बारे में याद रखिएगा। गठन कब हुआ? मई 1993 को, मई 1993 को। किस प्रकार का निकाय है? स्टैट्यूटरी बॉडी है। किस अधिनियम से? 1995 के अधिनियम से। 2021 में पुनर्गठन, रिकॉन्स्टिट्यूशन इन 2021, मतलब संशोधन किया गया। अब संरचना, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 3 सदस्य, 3 लोग ओबीसी से होंगे, मतलब अध्यक्ष हमेशा ओबीसी से होगा, 4 में से 2 लोग ओबीसी से होंगे और 1 महिला होंगी, 1 विमेन होना चाहिए। कार्यकाल 3 वर्षों का होगा और सारे काम राज्य सरकार के द्वारा किए जाएंगे, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किए जाएंगे। तो ये विशेष तौर पर याद रखना, ये थोड़ा अलग है एमपीएससी कमीशन और एमपी के एसटी कमीशन से। ठीक है, इसके बाद आप देखें तो अन्य बातें लिखी हुई हैं, कुछ अन्य तथ्य लिखे हुए हैं कि अध्यक्ष को केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, उपाध्यक्ष को राज्य मंत्री और सदस्यों को भारत सचिव का दर्जा, वही पुरानी बात। ठीक है, फिर ये एमपी के बारे में कुछ बात लिखी हुई है। यहाँ तक ये सारी बातें स्पष्ट है। तो अब हमें बात करनी है सिनॉप्सिस की। सिनॉप्सिस के बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक भी आपको समझ में आ गया होगा। अब जो सिनॉप्सिस मैं आपको दिखाने वाला हूँ, मुझे बस थोड़ा समय दीजिएगा, जो सिनॉप्सिस मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो तभी फायदेमंद होगा जब आप उसे बना लेंगे, जब आप उसे अपनी कॉपी में बनाएंगे। तो चलिए सिनॉप्सिस देखते हैं और टॉपिक को खत्म करते हैं। चलिए, तो ये दोस्तों सिनॉप्सिस है। जो हमने सारी चीजें पढ़ी हैं उन्हें एक बार ब्रीफ में पढ़ लेते हैं। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले भाग में लिखा हुआ है कि अनुच्छेद 338 बी भाग 16, इसके हिसाब से यह एक संवैधानिक आयोग है। मुख्यालय नई दिल्ली में है। 4 अगस्त 1993 को बना, एक सांविधिक निकाय के रूप में, स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में। फिर 11 अगस्त 2018 को संवैधानिक दर्जा दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया। उसके बाद हम दूसरा संरचना की बात करें जो 338 B2 में दी गई है। तो इसमें लिखा हुआ है कि एक अध्यक्ष जो कैबिनेट मंत्री के इक्विवेलेंट होंगे, एक उपाध्यक्ष जो केंद्रीय राज्य मंत्री के इक्विवेलेंट और 3 सदस्य जो भारत सरकार के सचिव के स्तर के होंगे। फिर आगे चलें तो ये जो सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो है सेवा शर्तें, रूल्स। कौन बनाएगा? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति ने नियम बनाए 13 अगस्त 2018 को, जिसमें लिखा गया कि पदावधि 3 सालों की होगी, अधिकतम 2 बार, मैक्सिमम 2 टर्म के लिए। इसमें एक्टिंग चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की बात भी की गई। त्यागपत्र राष्ट्रपति को देंगे। वेतन भारत सरकार के सचिव स्तर का होगा। राष्ट्रपति हटा सकते हैं सभी को। अध्यक्ष को सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद, उपाध्यक्ष या सदस्य को सीधे सीधे। योग्यता, ये योग्यता इसमें सही नहीं लिखी, वो ठीक कर दूंगा। योग्यता में ये होना चाहिए था कि अध्यक्ष जो है वो अदर बैकवर्ड क्लास के बिलोंग करेंगे। उपाध्यक्ष और सदस्य में से कम 2 लोग जो है वो अदर बैकवर्ड क्लास से होंगे। इसके बाद देखें 338 B3 में नियुक्ति की बात की गई है जो राष्ट्रपति करेंगे। 338 B6 और 7 में रिपोर्ट की बात की गई है जो राष्ट्रपति को जाएगी।
अनुच्छेद 340 में कहा गया है कि राष्ट्रपति द्वारा पिछड़े वर्गों की दशाओं की जांच करने के लिए आयोग 342 ए में राष्ट्रपति द्वारा पिछड़े वर्ग के लिए नोटिफाई किए जाएंगे और पिछड़े वर्ग की परिभाषा 366(25) सी में दी गई है। फिर यहाँ पर आप आए तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात की गई है, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की बात की गई है। पहले अध्यक्ष RN प्रसाद, वर्तमान अध्यक्ष हंसराज गंगाराम अहीर, पहले उपाध्यक्ष लोकेश प्रजापति वर्तमान में रिक्त है। नोडल मंत्रालय सामाजिक न्याय और कल्याण मंत्रालय, जिसके मंत्री हैं वीरेंद्र कुमार। अन्य तथ्यों में याद रखें, 26 जुलाई 1902 को साहू जी महाराज ने कोल्हापुर में 50% आरक्षण दिया। 26 जनवरी 1953 को काका कालेलकर आयोग बना। 1979 में बीपी मंडल कमीशन बना। 2 अक्टूबर 2017 ओबीसी के उपवर्गीकरण हेतु रोहिणी आयोग बनाया गया। फिर ये मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग, ये मैं करेक्ट कर दूंगा, तो मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1995 के द्वारा 13 मार्च 1993 में संशोधन हुआ। 26 मार्च 2021 को एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 3 सदस्य। सारे काम कौन करेंगे? राज्य सरकार करेंगे। ठीक ऐसा ही सेम यहाँ पर मैंने इंग्लिश में दिया हुआ है, कुछ करेक्शन बचे हुए हैं, वो करेक्शन करने के बाद आपको ये मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अब अगले 3 सेशन बहुत जल्दी होंगे आपके, जिसमें एक नीति आयोग है, एक एनजीटी है और एक है स्टेट फूड प्रिजर्वेशन कमीशन। ये तीनों आयोग में आपके 10, 11 और 12 तारीख को कंप्लीट करा दूंगा, तो 3 आयोग अच्छे हो जाएंगे। हमारा टारगेट यह है कि 30 मार्च को हम आयोग वाली इकाई खत्म करेंगे, कमीशन वाली यूनिट को हम खत्म करेंगे। फिर अप्रैल का पूरा महीना हम इकाई 9 के लिए देंगे, यूनिट 9 के लिए देंगे। तो अपना ख्याल रखिए। पीडीएफ के लिए मेरा चैनल शुभम गुप्ता पीडीएफ ज्वाइन करें। टेलीग्राम पर जाकर के मेरी ऑनलाइन क्लासेस खान सर के एप्लीकेशन पर चल रही हैं। और अगर आप ऑफलाइन मुझसे पढ़ना चाहते हैं, जो हमारा फाउंडेशन बैच है वो लॉन्च होने वाला है, तो गूगल पर जाइए, सिविल सेवा अकेडमी जबलपुर सर्च कीजिए, जो नंबर आएगा उस पर कॉल कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, अपना ख्याल रखिए। आपसे मिलते हैं एक बार फिर से। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।